ओके ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, कैपिटल गेन्स। ओके सी, मैंने तुमको पीजीबीबी स्टार्ट होने के पहले ही बोला था कि अपने जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं रखा है। तो बच्चे कौन से हेड, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पीजीबीपी अपना पूरा समाप्त हो चुका है। ओके, और उसके भाई बंधु लोग भी मैट वैट आईसीडीएस सब खत्म। फिर कैपिटल गेन्स है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूछने लायक दो ही चीज है, डीम डिविडेंड और गिफ्ट का टैक्सेशन। वो अलग से तुमको बाद में पढ़ाया जाएगा। ओके, पर कैपिटल गेन्स में ऐसे नहीं कुछ सिलेक्टिव चीज ही पूछने लायक, इसमें से कुछ भी कभी भी आ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम पता है, कई पास्ट पेपर्स में ऐसा भी हुआ है कैपिटल गेन्स का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा है, ऐसा भी हुआ है। बट पीजीबीपी ने कभी धोखा नहीं दिया है, वो कंफर्म आके रहेगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, बट कैपिटल गेन्स मेनी ए टाइम इट हैज हैपेंड कि हम लोग कैपिटल की इतनी मेहनत से, बड़े टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन एग्जाम में कुछ भी नहीं आया। ऐसा एक आध बार हुआ है, और कभी कभी आता भी है, लेकिन जो भी आना नहीं आना वो पेपर बताएगा, अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। ओके नाउ सी, ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट में है। पहले मैं तुमको कैपिटल गेन्स का बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक कंडीशंस एंड बेसिक कंप्यूटेशन। फिर सेक्शन वाइज पढ़ाई चालू होगी, सेक्शन 45 1 से 55 तक। तुमको लगे हाँ ये सब सेक्शन थोड़े बहुत हमने सीए इंटर में पढ़े, तो सीए इंटर में इसमें से कुछ थोड़े बहुत सेक्शंस ही थे। काफी सेक्शंस ऐसे हैं ना जो सीए इंटर में नहीं थे, जो फाइनल में तो कंप्लीट कैपिटल गेन्स है। एनीवेज, इंटर का मैं अज्यूम करके पढ़ाने नहीं वाला, आई विल अज्यूम यू आर स्टडिंग फ्रॉम जीरो ओनली। तो पहले क्या पढ़ाऊं, बेसिक कंडीशंस एंड कंप्यूटेशन। तो सी, इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में ना बेसिक्स खत्म, बेसिक्स बोलते हैं ना, बेसिक कैपिटल गेन का बेसिक्स खत्म हो जाएगा। तो टेल मी, ये फ्लो चार्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, फिर उसको ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन्स का जन्म होता है। और कैपिटल गेन्स भी 2 तरह के जन्मते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हुआ तो उसका कंप्यूटेशन ऐसे होगा, लॉन्ग टर्म हुआ तो उसका कंप्यूटेशन ऐसे होगा। अरे मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ खाली, मतलब फ्लो चार्ट क्या बता रहा है कि पहले तो कंडीशन बता रहे हैं। देखो, कंडीशन और कंप्यूटेशन लिखा ना। कंडीशन में क्या है, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट प्लस देयर मस्ट बी ट्रांसफर, देन कैपिटल गेन्स विल अराइज। अब उसमें शॉर्ट टर्म हुआ तो ऐसा फॉर्मेट, लॉन्ग टर्म हुआ तो ऐसा फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब कंप्यूटेशन वाला पार्ट आ गया। ओके, और इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, बच्चों को पहले ये पढ़ना है व्हेन टू कंप्यूट कैपिटल गेन, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो आंसर whenever these 2 conditions are satisfied, then how to compute, वो इधर पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो टेल मी, सबसे पहले देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल एसेट ही नहीं तो कैपिटल गेन का जन्म ही नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज अ कैपिटल एसेट, तो सी, जिस एसेट में कमाने का पावर होता है ना, कमाने का पावर, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट। पर ऐसे तो हर एसेट में कमाने का पावर होता है, लेकिन घर में जो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सोफा है, ये सब मेरे एसेट्स है, लेकिन इनमें कमाने का पावर नहीं है। घर में एसी लगा हुआ है, घर में अच्छा टेलीविजन है, ये लोग क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये लोग थकेले लोग हैं। इन लोग मेरे को कुछ कमा के नहीं देते, सेटिस्फेक्शन देते, दे गिव मी यूटिलिटी, पर इनमें कमाने का पावर नहीं है, और न इनको कमाने के इरादे से लिया है। तो ऐसी चीज कैपिटल एसेट नहीं होती है। अरे कैपिटल एसेट तो वो होता है जिसमें कमाने का पावर है, जैसे शेयर्स। आज मैंने 1 लाख का टेलीविजन लिया, उसके सामने मैं 5,000 के शेयर्स ले लूँ ना, तो शेयर्स को कैपिटल एसेट बोलूंगा, भले 5,000 के, लेकिन उसमें कमाने का पोटेंशियल है। आज वही 5,000 के शेयर, उसकी वैल्यू 5 लाख हो सकती है। लेकिन घर में जो टीवी पड़ा है उसमें कोई कमाने का पावर नहीं होता है। तो सी, ये मेरा वर्जन है। कैपिटल एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसमें कमाने का पावर होता है, पोटेंशियल टू अर्न। ये मेरा वर्जन था। एक्ट में तो इसका सेक्शन ही दिया 214, उसमें पता है कैसे डिफाइन किया है, मिसिस जीएस को छोड़ के सब कैपिटल एसेट है। अब मिसिस जीएस क्या है बताऊंगा, लेकिन इसको छोड़ दे बाकी पूरी दुनिया कैपिटल एसेट है। ये देखो लिख के रखा है इधर, मिसिस जीएस के क्या, वहां पे क्या लिखा है, कैपिटल एसेट है कि नहीं है, नहीं है, तो कैपिटल गेन्स भी अराइज नहीं होगा। बाकी सब कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन्स आएगा। तो अभी मिसिस जीएस का फुल फॉर्म सुनो, एम फॉर मूवेबल पर्सनल एसेट्स। ये देखो, मूवेबल पर्सनल एसेट्स मतलब जो चीजें मूवेबल है और हमारी पर्सनल लाइफ में यूज होती है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। वो तो मैंने बोल ही दिया था अभी,
घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब मूवेबल है और ये हमारी पर्सनल लाइफ में यूज हो रहा है और ये लोग कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में कमाने का पावर नहीं है। और कैपिटल एसेट मतलब कैपिटल एसेट जिसमें कमाने का पावर हो, तो ये लोग थकेले लोग हैं। एक्चुअली क्या है, इनमें न तो कमाने का पावर है, ना कमाने के मोटिव से लिया है। आज हम लोग टीवी खरीदते हैं, ये सोचते हैं चल टीवी में पैसा लगा देता हूं, कमा लूंगा बाद में। टीवी लिया एंटरटेनमेंट के लिए। बट सी, मूवेबल क्यों लिखा है पता है एक्ट में? क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में जो इमूवेबल होता है ना, वो घर होता है। घर में कमाने का पावर है, मानो या ना मानो। घर हम लोग रहने के लिए तो लेते हैं, लेकिन मन में ये भी होता है कि मेरी प्रॉपर्टी बन गई, उसमें कमाने का पावर है। कल को घर हम बेचेंगे तो 1 करोड़ का घर शायद 5 करोड़ में भी बिक जाए। तो घर में कमाने का पोटेंशियल है और जिसमें कमाने का पावर है वो कैपिटल एसेट है। तभी तो गवर्नमेंट ने स्मार्टली क्या बोला, मूवेबल होगा ना तो उसको बोलेंगे चल कमाने का पावर नहीं है। इमूवेबल हुआ तो बताओ मिसेस जीएस में आया कि अदर्स में? अदर्स। और वो तो बराबर है ना, क्यों इमूवेबल तो अपना घर हो गया, इट हैज कमाने का पावर। एक और चीज, मूवेबल के साथ पर्सनल बोला है, मतलब मूवेबल पर्सनल हुआ तो मिसेस जीएस में, तो उसका उल्टा कर मूवेबल बिजनेस हुआ तो यहां पर आ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल ये एयर कंडीशन। एयर कंडीशन मैंने कोचिंग क्लास में लगाया तो क्या बोलेंगे, मूवेबल बिजनेस एसेट हो जाएगा वो। एसी क्लास में लगाया तो मूवेबल बिजनेस एसेट्स, तो वो इधर आ जाएगा ना। एंड बराबर है, क्लासरूम में पड़ा एसी वो मुझे कमाई दे रहा है, उसमें कमाने का पावर है। आज एसी है तो बच्चे क्लास अटेंड करने आते। कितने लोग एसी के लिए आते? ज्यादा हो गया, मजाक कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब एसी में भी कमाने का पावर है कि नहीं? खाली मेरे बोलने से थोड़ी फीस आ रही है। मेरे बोलने के साथ बेचारा कैमरा हेल्प कर रहा है, मेरा प्रोजेक्टर हेल्प कर रहा है, मेरे को एसी भी हेल्प कर रहा है। तो ये लोग को मैं थकेले लोग बोलूंगा कि कमाने का पावर है? कमाने का पावर है ना। ठीक, कोई चीज को धंधे में लगाया ना, मतलब उसको ऐसे मत बोलो कि फालतू है, उसमें कमाने का पावर है। हाँ, यही एसी मेरे घर में मेरे बेडरूम में लगा है ना, तो क्या है, बेडरूम में ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, सोने में काम आ रहा है, कमाने की पावर नहीं उसमें। अरे हम जस्टिफाइंग लॉ ने ये दो शब्द क्यों लिए कि मूवेबल के बदले इमूवेबल, तो अपना घर हो गया, वो तो कमाने का पावर रखता है तो उसको साइड में रखा है। साइड में मतलब ये राइट साइड में, और पर्सनल चीज इधर है, बिजनेस की चीज इधर आ गई। इन शॉर्ट, इसका तुम लोग थोड़ा भी उल्टा किए ना, देन वो कैपिटल गेन में आएगा। तो कैपिटल गेन से मुक्त कब होगा? मूवेबल भी होना चाहिए, पर्सनल भी होना चाहिए तो। लेकिन से इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। ये देखो, धरती में 3 ऐसी चीज है ना धरती पर जो मूवेबल है, पर्सनल है, फिर भी कैपिटल गेन आएगा। अभी थोड़ी देर से मैं क्या बोल रहा लगातार, अगर मूवेबल है, पर्सनल है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, नहीं आएगा। जस्टिफिकेशन क्या दे रहा हूं, उनमें कमाने का पावर नहीं है, नहीं है, बराबर है। लेकिन देयर आर 3 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब ये लोग मूवेबल पर्सनल एसेट है फिर भी कैपिटल गेन आता है। तो सी क्या क्या है, ज्वेलरी। ज्वेलरी को एक्सेप्शन में क्यों रखा है? क्योंकि ज्वेलरी क्या है, गहने वगैरह के हम लोग पर्सनल लाइफ में पहनते हैं। अरे जैसे लेडीज लोग क्या है, नेकलेस पहनते, इयरिंग पहनते, वो सब पहनते हैं, वो पर्सनल लाइफ में पहनते हैं, शादी ब्याह में पहन के आते हैं। तो ज्वेलरी इज पर्सनल एंड इट इज मूवेबल, बट बॉस उसमें कमाने का पावर है। आज लोग सोना चांदी खरीदते हैं, क्या सोचते हैं, सजना सवरना तो हो जाएगा, प्लस एक हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। गोल्ड सिल्वर वगैरह में कमाने का पावर होता है, तो बिकॉज उसमें कमाने का पावर है, इधर आ गया। तुमको समझा? ये जो मैंने पोटेंशियल टू अर्न, कमाने का पावर, ये मेरा वर्जन क्यों बताया था, तुमको हर चीज जस्टिफाई कर सको। बाकी एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है। एक्ट में तो डेफिनेशन ऐसे दे दिया है कि इसको छोड़ बाकी सब कैपिटल एसेट है। लेकिन लॉजिक समझने के लिए ना ये तरकीब ज्यादा काम आती है कि जिसमें कमाने का पावर है वो कैपिटल एसेट है। फिर ज्वेलरी के बाद देखो एक और चीज, डप्सा। ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क होती है वो भी कैपिटल एसेट है। बट एक्चुअली वो मूवेबल पर्सन हो गया ना। जैसे मान लो मैंने कोई मस्त ड्राइंग किया, बहुत जबरदस्त ड्राइंग बनाई है, एज अ हॉबी, हॉबी है मेरा, तो टेल मी, अगर मैं ड्राइंग बना तो एज अ हॉबी तो मेरा पर्सनल एसेट हो गया, और ड्राइंग मूवेबल भी है, लेकिन उसमें कमाने का पावर है। भले मैंने ऐसे कैजुअली कोई ड्राइंग बना दी होगी, इमेजिन करो उसको मैंने एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर दी और कोई कला का कदरदान उसके लिए 50 लाख दे के चला गया,
पॉसिबल है ना। अब ये मत बोलो सर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है। अरे मैं मेरी ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बात ड्राइंग की हो रही है। ड्राइंग एक ऐसी चीज है जिसमें कमाने का पावर है। इन केस यू डिस्प्ले इन एन एग्जीबिशन यू माई गेट गुड अमाउंट, तो इट हैज कमाने का पावर। तो क्या क्या था डबसा में, क्या क्या था? ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति वगैरह जो बनाते हो, और एनी वर्क ऑफ आर्ट। फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, मतलब ये पुराने जमाने की एंटीक चीजें हैं। कितने लोगों को ना पुराने पुराने जमाने की एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है, तो एंटीक्स भी क्या ऐसे कोई कोई लोग के लिए भंगार है वो, लेकिन कोई कोई लोग उसको प्रेशियस चीज के लिए संभालते हैं। जैसे बहुत पुराने जमाने का टेलीफोन होगा, वो एकदम रद्दी दिखेगा, आज को यूज भी नहीं करता है, लेकिन वो इतने पुराने जमाने का है तो एंटीक हो गया, उसको एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया तो उसका अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो इसमें भी कमाने का पावर है। इन शॉर्ट सी लॉ क्या बोल रहा है, हमारे जीवन में ना 3 ऐसे लोग हैं जो मूवेबल है, पर्सनल भी है, लेकिन बिकॉज उसमें कमाने का पावर है तो उसको हम लोग चार्ट में इस तरफ रखेंगे। इन शॉर्ट इन लोग पे कैपिटल गेन आएगा, बाकी हर मूवेबल पर्सनल एसेट पे नहीं आता है। फिर कीवर्ड में अगला अल्फाबेट क्या, आर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है रैली, रैली। तो टेल मी एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल गेन से बाहर क्यों रखा है? टू गिव इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर। अरे भारत में खेती इज इंपॉर्टेंट सेक्टर, उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला है कि किसानों, ओ किसानों, तुम अपना खेत बेचोगे बिंदास बेचो, कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम लोग कैपिटल एसेट गिनेंगे नहीं। बट एक्चुअली लैंड में कमाने का पावर होता है। अरे मेरे डेफिनेशन से देखोगे ना तो लैंड में तो कमाने का पावर है, लेकिन बिकॉज वो खेती के लिए यूज हो रहा है ना, गवर्नमेंट उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए एग्जाम की है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है, वो खेत रूरल एरिया में होना चाहिए और भारत में होगा तो ही इंपॉर्टेंस मिलेगा। देखो क्या लिखा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, दैट मीन्स इफ यू हैव एन एग्रीकल्चरल लैंड इन मुंबई सिटी इन एन अर्बन एरिया देन इट इज सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। और वैसे भी जो प्योर खेती वाला जो खेत बोलते हैं ना, वो तो गांव में ही होता है ना, और उसको एग्जाम किया गवर्नमेंट। और भी इंडिया क्यों लिखा है इधर, कि गवर्नमेंट इंडिया में खेती को प्रमोट करना चाह रही है, फॉरेन में नहीं। तो टेल मी क्या क्या कंडीशन है, लैंड एग्रीकल्चरल होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। इसलिए इसको मैंने क्या बोला, रैली, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। अरे इन सब का करना क्या है, इन पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में भी कैपिटल गेन नहीं आता है। कि स्टॉक इन ट्रेड मतलब जमीन भी हो सकती है, सोना चांदी भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड बोला मतलब वो बेचना मेरा धंधा है, और जो चीज का मेरा धंधा है उससे तो पीजीबीपी आएगा, पीजीबीपी पीजीबीपी, और ये तो कैपिटल गेन चल रहा है, तो पीजीबीपी में आ गया तो इधर आ गया तो डबल डबल हो जाएगा। इसलिए इसको भी बोला तुम लोग भाई साइड में रहो, तुम लोग का घर पीजीबीपी है। जो स्टॉक इन ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, इवन लैंड कैन बी अ स्टॉक इन ट्रेड। सी लैंड बेच के जनरली कैपिटल गेन आता है, लेकिन मैं लैंड का ही डीलर हूँ, दिन रात लैंड खरीद बेच करता हूँ, तो मेरे लिए स्टॉक हो गया, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैं तो लैंड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड, जीपी, इन शॉर्ट एनीथिंग वेदर लैंड और एनीथिंग, इफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। फिर अगले दोनों पॉइंट का देखो कॉमन रीजन है, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, इन पे भी कैपिटल गेन नहीं आता। तो सी एक्चुअली बॉन्ड्स में कमाने का पावर तो होता है, बॉन्ड्स थकेले लोग नहीं है, बैठे बैठे ब्याज कमा के देते, दे हैव कमाने का पावर, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, इससे गवर्नमेंट एग्जाम किया है। ऐसे कायदे से देखने जावे ना, ये वाली थिंकिंग से कमाने का पावर है कि नहीं, तो बॉन्ड्स में तो कमाने का पावर है ही, लेकिन इन दोनों बॉन्ड्स के लिए लॉ क्या बोलता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की इशू किए हुए बॉन्ड्स है ना, हम इनको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। और इंपॉर्टेंस देने का तरीका है कि कम ऑन इंडिया वालों, फालतू बॉन्ड्स में पैसा डालोगे कैपिटल गेन लगेगा, हमारे बॉन्ड्स में डाल, कौन से बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बेरर बॉन्ड, इन बॉन्ड्स से पैसा डालोगे तो पैसा डाल के बॉन्ड्स खरीदोगे, उस वक्त तो खरीदोगे, लेकिन जब बेचोगे कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। जानबूझ के इंसेंटिव दिया टू अट्रैक्ट दी पीपल। बाय द वे सी स्पेशल बेरर बॉन्ड्स एट प्रेजेंट इंडिया में नहीं है, बट फिर भी लॉ में लिखा हुआ है। कल क्या पता कल को कोई फ्रेश इशू हो जाए स्पेशल बेरर बॉन्ड्स का, मार्केट में ऐसा नया इशू आ सकता है ना, तो आएगा तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। एट प्रेजेंट फॉर योर नॉलेज
स्पेशल बेरर बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने बहुत सालों पहले इशू किए थे ना, रिडीम हो चुके हैं। एट प्रेजेंट ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सब में भी आने का चांस नहीं है। बट फिर भी याद रखो ये भी कैपिटल गेन से बाहर है। और गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है? सी नॉर्मली हम लोग बॉन्ड्स में ना पैसा लगाते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में अपने को गोल्ड लगाना है। अपना गोल्ड दे दो गवर्नमेंट को और अपने को बदले में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट। और अपना गोल्ड कहाँ गया? गवर्नमेंट रखेगी। फिर रिडम्पशन के बाद अपने को अपना गोल्ड मिल जाएगा एंड पूरी लाइफ अपने को इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री इसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। गोल्ड बॉन्ड से दो इनकम आती है। ये तो गोल्ड बॉन्ड को जब तक मैं होल्ड करके रखूंगा ब्याज कमाऊंगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो होल्ड करके कमाया। और जब गोल्ड बॉन्ड्स को सोल्ड करूंगा, सोल्ड, तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। होल्डिंग इनकम भी एग्जाम, सोल्डिंग इनकम भी एग्जाम। होल्डिंग से क्या आता है? ब्याज, वो इफॉस में एग्जाम्प्ट है। और सोल्डिंग से क्या आता है? कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन में एग्जाम्प्ट है। मतलब गोल्ड बॉन्ड में फायदा ही फायदा है। और ये स्कीम है ना इंडिया में 1999 में आई थी, बाद में 2015 में आई थी। कौन सी स्कीम? कि जिसके पास भी गोल्ड पड़ा है हमें दे दो, हम आपको बदली में बॉन्ड का सर्टिफिकेट देंगे, हर साल ब्याज भी देंगे, और रिडेम्पशन पे तेरे को तेरा सोना वापस मिल जाएगा। मस्त स्कीम है यार। ये तो सोर अपने घर पे पड़ा पड़ा गोल्ड सड़ रहा है। अरे सड़ रहा है मतलब वो ब्याज थोड़ी दे रहा है अपने को, लेकिन वही मैं अपना गोल्ड गवर्नमेंट को दे दूं, बदली में सर्टिफिकेट रखूंगा, तो एवरी ईयर आई विल बी गेटिंग इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री अंडर इफॉस। और कल को मुझे गोल्ड बॉन्ड्स बेचने का मन हुआ तो बेच, कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। जस्ट थोड़ा जनरल नॉलेज दिया गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। और तो सुनो, कितने लोगों ने सुना सर एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता है? वो यहां पर नहीं है। ये गोल्ड बॉन्ड्स है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू किए वो एग्जेम्प्ट है। इसको नॉलेज है ना? इसने क्या बोला सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में सुना है? उस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है ना, नाम गोल्ड बॉन्ड्स है, लेकिन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, वो कैपिटल गेन से माफ नहीं है। तो ये कौन, तो मालूम कैसे पड़ता है इशूअर कौन है? मैं जिनको एग्जाम कर रहा हूं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था अंडर अ स्कीम विच वाज फर्स्ट केम इन 1999, और दूसरी बार 2015 में स्कीम आई थी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर तूने पैसा लगाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो जो था ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो आरबीआई का है, नाम उसका भी गोल्ड बॉन्ड्स है, लेकिन वो कैपिटल गेन से माफ नहीं है। तुम लोग टेंशन मत लो ना, क्वेश्चन में सोवरेन वर्ड लिखा होगा ना तो कैपिटल गेन आएगा आएगा आएगा, लेकिन सोवरेन नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है गोल्ड बॉन्ड्स इशूड अंडर द स्कीम ऑफ 2015 या फिर 1999 या 1919 की स्कीम में जो गोल्ड बॉन्ड्स से रिडीम हो चुके हो। एट प्रेजेंट जो है ना मार्केट में 2015 वाले गोल्ड बॉन्ड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे, वो कैपिटल गेन से माफ है। इन शॉर्ट सोवरेन लिखा होगा तो क्या करेंगे? टैक्सेबल, वो कैपिटल गेन में आएगा। ओके सी, ये गोल्ड बॉन्ड्स के जो बाकी फीचर्स है ना, इन्वेस्टमेंट एजेंट्स को पूछो। मैं इधर टैक्स नहीं अभी नहीं, इसमें तो बहुत कुछ सीखने लायक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कितना रिडेम्पशन का पीरियड होता है, वो तो उसका कोई लॉ, इनकम टैक्स थोड़ी बता दो उसके लिए कुछ यार। हाँ टैक्स में अपने को जब गोल्ड बॉन्ड्स असली में इन्वेस्ट करना होगा ना, तो अपना इन्वेस्टमेंट का जो कंसल्टेंट है उसको पूछो कितने टाइम पैसा रोकने का, कितना ब्याज मिलेगा, वो सब थोड़ी टैक्सेशन पढ़ना है। टैक्स वाले स्टूडेंट को क्या पढ़ना है कि गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाया ना, मजे है, जो पड़े पड़े ब्याज मिलेगा एग्जाम, और जब गोल्ड बॉन्ड को बेचेगा कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। बट उसने बात छेड़ी तो ये भी याद रखना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है तो कैपिटल गेन्स आएगा। जस्ट गोल्ड बॉन्ड्स लिखा है तो मिसेस जीएस के नाम पे एग्जाम्प्ट। तो मिसेस जीएस का फुल फॉर्म हो गया, फटाफट बोलो क्या? मूवेबल पर्सनल एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बेरर बॉन्ड्स। इस पे कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, बाकी सब पे आएगा। ये दो लिंक मत तोड़ना। मैंने क्या बोला? सबसे पहले कैपिटल एसेट होना चाहिए, यानी कि मिसेस जीएस को छोड़ के कुछ भी हो। फिर कैपिटल एसेट के पड़े पड़े गेन होता है कि बेचना पड़ता है? बेचना पड़ता है। मेरे पास तो करोड़ों की जायदाद है, गेन कब होगा? जब बेचूंगा तब ना। इससे दूसरी कंडीशन क्या है? बेच मतलब ट्रांसफर।
और सी लॉ ने ऐसा भी नहीं बोला कि बेच, अगर ऐसा बोला तो बेचो बेचो, तो कैपिटल गेन्स खाली बेचने तक ही सीमित हो जाता, कैपिटल गेन्स खाली बेचने तक ही सीमित हो जाता। लेकिन पता है लॉ ने क्या देखा है कि बेचने के अलावा देर आर अदर ट्रांजेक्शन ऑल्सो विच कैन क्रिएट गेन्स, और जहां गेन्स क्रिएट हो सकता है तो टैक्स तो चाहिए ना। इससे लॉ ने ये नहीं बोला कि बेचो, ट्रांसफर करो। बेचना मतलब सेल, ट्रांसफर इज अ ब्रॉड टर्म। तो इधर लॉ ने ना ब्रॉड टर्म का इस्तेमाल किया है। लॉ भी थोड़ा स्मार्ट है। अगर ऐसा बोला होता ना कि सेल होना चाहिए, तो सेल तो एक लिमिटेड चीज है ना, फिर कैपिटल गेन दुनिया में सेल पे ही आता। लेकिन तुम लोग को खुद थोड़े टाइम के बाद लगेगा कि सेल के अलावा देर आर अदर ट्रांजेक्शन ऑल्सो विच कैन रिजल्ट इन गेन, वो क्यों टैक्स से बचे हुए रहे। इससे लॉ ने सेल वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया है, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, इसमें मैं पहले अपना वर्जन दूंगा फिर लॉ का वर्जन। कैपिटल एसेट में कैसे मैंने पहले अपना वर्जन बताया, कमाने का पावर होता है वो, फिर सेक्शन 214 बताया ना, वैसे ट्रांसफर में भी है ना, पहले मेरा वर्जन सुनो। ट्रांसफर वो होता है जिसमें अपनी चीज पराई हो जाए। जब अपनी चीज पराई हो गई मतलब चेंज इन ओनरशिप, दैट इज द टेस्ट ऑफ ट्रांसफर। कभी भी कोर्ट में केस होता है ना, ये झगड़े पे ट्रांसफर है कि नहीं है कि नहीं, तो दिस इज द टेस्ट। ओनरशिप चेंज हुई, इट्स अ ट्रांसफर। कोर्ट में झगड़े क्यों होते हैं, झगड़े होते हैं कई बार इसी पे झगड़ा होता है। ट्रांसफर साबित हुआ तो कैपिटल गेन आएगा, और कोर्ट में मैं जीत गया, ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। और जब कोर्ट जब भी जजमेंट देती है ना, उन लोग के लिए यही टेस्ट काम आता है, कौन सा, चेंज इन ओनरशिप हुआ देन इट इज अ ट्रांसफर। तो चेंज इन ओनरशिप वाला जो वर्जन है ना, ये मेरा वर्जन है जो कोर्ट्स लोग बोलते हैं अक्सर। एक्चुअली इसका डेफिनेशन देखो लॉ में ऐसा दिया है, एक चेंज इन ओनरशिप तो लिख दिया ना मैंने, एक्चुअली इसका एक्ट में सेक्शन है 247, उसमें इन लोग ने ना ट्रांसफर वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, खाली एक ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट दे दी और बोल दिया है कि ये सारे ट्रांजेक्शन हमारी नजरों में ट्रांसफर है, हमको इस पे कैपिटल गेन चाहिए। मतलब इन्होंने ट्रांसफर वर्ड का मतलब नहीं बताया। सी मतलब तो तुमको तुम्हारा सर बेचारा बता रहा है, क्योंकि सर सिखाने बैठा है, लॉ टैक्स लूटने बैठा है। तो उन लोग तुमको मतलब नहीं समझाएंगे। तुम लोग एक्ट में खोलोगे ना, ट्रांसफर का मतलब बताया नहीं है, खाली ट्रांजेक्शन की लिस्ट दे दी कि इनमें से कुछ भी हुआ वो ट्रांसफर है। तो सी एस फॉर सेल, मतलब कभी भी सेल हुआ तो ट्रांसफर है। एक्सचेंज ऑफ अ कैपिटल एसेट, बार्टर सिस्टम। आर फॉर रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट। ई फॉर extinguishment of rights in a capital asset. C1 compulsory acquisition of a capital asset by government. Another C conversion of capital asset into stock in trade. और ये सब के ट्रांजेक्शन की लिस्ट है। इसके लिए लॉ ने क्या बोला, ये सब हमारे लिए ट्रांसफर है, चुपचाप टैक्स भर देने का। मतलब तुम लोग ये इंप्रेशन मत रखो कि सेल में ही कैपिटल गेन आता है, देर आर अदर ट्रांजेक्शन ऑल्सो। ये चीज सेक्शन 247 में लिख के दी है। अब सुनो, अभी तो मैं क्या फुल फॉर्म तुमको फटफट बोल दिया ना। अब जनरल स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सर अभी इन सब चीज़ों का मीनिंग बताएंगे, नहीं करूँगा मैं अभी इन सब का मीनिंग बताने जाऊँगा ना, बहुत बोरिंग वातावरण बन जाएगा। मेरा प्लान क्या, सुन मेरा प्लान सुन। जब मैं तुमको ये सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगा ना, ये देखो सेक्शन वाइज, अभी तो मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ ना, तब सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगा ना, तब ये वाले जो ट्रांजेक्शन मैंने अभी कहे ना, ये कहीं ना कहीं कोई सेक्शन में भटकेंगे। उस वक्त पढ़ाऊंगा ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मैं तुमको इनका डिक्शनरी मीनिंग पढ़ा के क्या ही कर लूँगा, और अपने जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो अलॉन्ग विद दैट सम्स भी करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा खुलासा होगा। इसलिए फिलहाल मैं इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। पूछ भी मत ये क्या है, वक्त आने पे समझा दूंगा। अभी खाली इतना समझ लो ना कि हाँ ठीक है, खाली सेल में ही कैपिटल गेन नहीं आता, थोड़े और भी ट्रांजेक्शन है जो सर हमको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। एक बार बोल तो दो खाली, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, conversion of capital asset into stock in trade. Detail explanation will come later. Okay. इस कीवर्ड को मैं कैसे प्रोनाउंस करता हूँ, मैं सरक तू, मैं क्यों सरकू, सरक तू, तू मतलब टू, मेरा बोलने का स्टाइल है सरक तू, मैं क्यों सरकू, तू सरक, तू मतलब टू आ गया ना। तो सी इधर देखो मैंने चार्ट को अपडेट किया है,
तुम लोग को प्लस साइन दिखा कि नहीं? भले दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जन्म होगा कैपिटल गेन्स का। ओके, तो सी सरकना तो चाहिए, लेकिन सरकना कौन चाहिए? मिसिस जीएस नहीं, अदर लोग सरकने चाहिए। अगर मिसिस जीएस सरकी तो उसको सरकने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो बोलना चाहिए सरक तू, तेरे सरकने से कुछ नहीं होगा मिसिस जीएस, क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। लेकिन मिसिस जीएस के अलावा दूसरी चीजें सरकी तो बोलना चाहिए तू सरका, अब कैपिटल गेन आया, सरक तू कैपिटल गेन्स। सरकने का मतलब कि एक्चुअली ट्रांसफर भी सरक जैसे सरक रहे ना एसेट। ओके, अब कैपिटल गेन भी दो किस्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को गवर्नमेंट ने अभी काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। पुराने जमाने में क्या होता था, 3 साल तक किसी को होल्ड करो तो शॉर्ट, 3 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग, मतलब 3 years वॉज द क्राइटेरिया। अब इसको 2 years कर दिया है, मतलब कोई भी एसेट को 2 साल तक संभाल, फिर उसके बाद बेच, 2 साल के बाद तो लॉन्ग टर्म, और विद इन 2 years बेचा तो शॉर्ट टर्म। अब सुनो, थोड़ा मेरे को है ना लॉजिक बताना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने शॉर्ट लॉन्ग दो चीज क्यों रखी है, क्योंकि मुझे आगे बड़ी बड़ी चीज कन्विंस करने में काम आएगा। अभी तुमको लगे चलो सर ये सब मालूम है, छोड़ो ना यार, बट सी एक लॉजिक तो मुझे बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसे 2 दुकान क्यों खोली है, शॉर्ट टर्म की अलग दुकान, लॉन्ग टर्म की अलग क्यों खोली है में? क्योंकि सी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म्स को एंकरेज करना चाहती है। ये देखो लिखा है उन्होंने, लॉन्ग टर्म को एंकरेज करना है, शॉर्ट टर्म को डिस्करेज करना है। गवर्नमेंट हेट्स शॉर्ट टर्म। क्यों ऐसी नफरत क्यों मालूम है तुमको? मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट देखा है? अपना स्टॉक मार्केट ऐसा वॉलेटाइल क्यों है? वॉलेटाइल मतलब ऊपर नीचे कुछ भी होता है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेयर। स्टॉक मार्केट में कितने लोग क्या करते, शेयर्स खरीदते, फटफट बेच दिया, खरीदा बेच दिया। अरे 2 साल तो छोड़, गवर्नमेंट 2 साल एक्सपेक्ट करती है ना लॉन्ग टर्म में, एक दिन में बेच देते, 2 दिन में बेच देते। तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेयर अपने शेयर मार्केट की हालत तो तुमको दिख ही रही है, कभी अचानक से ऊपर जाता है, फिर अचानक से नीचे गिर जाता है। तो ये वॉलेटिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। ये तो शेयर मार्केट है ना, सोचो अगर हर चीज में लोग शॉर्ट टर्म ही करे तो अपना इंडिया का इकोनॉमी भी वॉलेटाइल हो जाएगा, विच इज बैड फॉर द कंट्री। व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री? स्टेबल एंड अप गोइंग इकोनॉमी होना चाहिए। सी अपना स्टॉक मार्केट भी स्टेबल और एकदम ऊपर ही ऊपर जाते रहेगा, कब पॉसिबल है? जब सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे। तो मीन्स हर इन्वेस्टर अगर शेयर्स खरीदने के बाद लंबे समय तक होल्ड करेगा तो अपना स्टॉक मार्केट पता जबरदस्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्टेबल भी रहेगा और राइजिंग अपवर्ड 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 एंड अपवर्ड ओनली ऑलवेज। ओके, बट दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लेकिन वो तो ड्रीम है, प्रैक्टिकली तो लोग करते नहीं, लोग पैसों के बुक्खड़ होते। आज शेयर्स खरीदा, भाव बढ़ गया, चल बेच के रोकड़ा कर दो, तो उस चक्कर में क्या है, अपना मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। और ये चीज को गवर्नमेंट रोकना चाहती है। रोकने के लिए शॉर्ट टर्म का दुकान ही अलग खोला है। इसके लिए सारे प्रोविजन डिस्करेजिंग होंगे, इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगे ना कि लोग शॉर्ट टर्म से भागेंगे। अरे तभी तो 2 दुकान खोली है, नहीं तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी? कैपिटल गेन एक ही रखते ना, शॉर्ट अलग रखा है, लॉन्ग अलग रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट के माइंड में क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े गंदे प्रोविजन बनाओ, उसको डिस्करेज करो ताकि लोग शॉर्ट टर्म ना करे। करने वाला अभी भी करेगा, लेकिन हम तो ट्राई कर रहे हैं कि उसको डिस्करेज करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे प्यारे प्यारे प्रोविजन बनाओ कि लोग लॉन्ग टर्म से इतना प्यार करने लगे, और लोग लॉन्ग टर्म करेंगे तो अपना इंडियन इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगा। बट बाय द वे शॉर्ट लॉन्ग डिसाइड कैसे होता है? 2 साल से ना। हाँ देखो, इधर भी गवर्नमेंट बोल रही है यार कोई भी एसेट खरीदा कम से कम 2 साल तो संभाल, 2 साल के बाद बेच। ठीक है, शेयर मार्केट में हम तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 2 साल संभालो, क्योंकि शेयर्स का तो रोज भाव दिखता है, शेयर्स का तो रोज भाव दिखता है, तो एक लालच आएगा ना बेचने का। तो शेयर जैसी चीज में 1 साल होल्ड कर। अरे इसका 1 साल क्यों रखा है? क्योंकि शेयर्स का क्या है, रोज स्टॉक मार्केट में भाव दिखते हैं ना, तो भाव देख के मन ललचाता है, यार आज बेच देता हूँ, तो उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। इससे लॉ ने शेयर्स को बोला चल 1 ईयर तक भी होल्ड किया तो भी चलेगा, लेकिन 1 ईयर तो होल्ड कर। और बाकी चीजों में जैसे सोना चांदी जमीन के लिए तो लॉ ने क्या बोला है, कम से कम 2 साल होल्ड कर, बाद में बेच। ये देखो फाइनली शॉर्ट लॉन्ग का क्राइटेरिया ऐसा है। लुक, जो स्टॉक मार्केट वाली चीज है, स्टॉक मार्केट वाली जिसका हर दिन भाव दिखता है,
और भाव भाव दिखता है तो होता क्या उससे? लालच आता है ना यार। आज मेरा रोज का शेयर्स का प्राइस दिख रहा है तो देख के एक बार तो हमारे भाव बढ़ गया है, चल बेचता हूँ बेचता हूँ। तो इधर मन ज्यादा ललचाता है। तो इधर रूल क्या है? 1 ईयर। और बाकी एसेट्स ऐसे ना, उसमें स्टॉक मार्केट जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि रोज रोज भाव दिखे, रोज रोज लालच आए बेचने का। तो इधर गवर्नमेंट ने 2 साल का सिस्टम रखा है। और टेल मी, ऐसा कहाँ होता है कि चीजों के भाव रोज रोज दिखते हैं स्टॉक मार्केट में? लिस्टेड सिक्योरिटीज में। लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या क्या आ गया? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, एवरीथिंग विच इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। सी लिस्टेड होने से क्या होता है, उसका भाव दिख जाता है। आज कोई चीज लिस्टेड नहीं है ना, तो स्टॉक मार्केट में उसका ट्रेड ही नहीं होता। और ट्रेड नहीं होता तो प्राइसेस भी नहीं दिखते, और प्राइसेस नहीं दिखते तो बेचने का लालच भी नहीं आता। तो लिस्टेड में ही इंसान थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है, क्योंकि एवरी डे यू सी द प्राइस, यू फील लाइक सेलिंग। और सी इधर है ना, कितने लोग खाली शेयर्स ही सोचते हैं। सिक्योरिटीज में क्या क्या आ गया? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एवरीथिंग विच इज लिस्टेड विल बी गवर्न बाय 1 ईयर। फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सी यूटीआई है ना, यूटीआई होता क्या में? वो म्यूचुअल फंड के पायोनियर्स है। आज ये जो म्यूचुअल फंड इतने देख रहे हो ना तुम लोग, ये म्यूचुअल फंड इन लोग ने जो चालू किया है, इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत सरकार ने, बाय वे ऑफ अ कंपनी कॉल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो म्यूचुअल फंड लोग करते हैं ना, लोगों का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाना, ये सिस्टम चालू ही कौन किया था? यूटीआई ने। तो यूटीआई इज द पायोनियर। इन शॉर्ट दे आर म्यूचुअल फंड्स ओनली, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये म्यूचुअल फंड को अलग से क्यों लिखा? ये प्राइवेट लोगों का है, यूटीआई गवर्नमेंट का है। और जो साधारण म्यूचुअल फंड होते हो प्राइवेट लोगों के। लेकिन सी जो प्राइवेट लोगों के म्यूचुअल फंड है ना, उसमें इक्विटी ओरिएंटेड भी होता है, डेट ओरिएंटेड भी होता है, सब मगजमारी होता है। तो सुन, अगर कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड हुआ ना, कोई 1 ईयर का सिस्टम है। बता दो क्यों। लुक, पहले व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड देखो ना। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, देख, जो पब्लिक से पैसा लेके कम से कम 65% इक्विटी शेयर्स में डालता है। इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, मीन्स भारत की जो कंपनियां होती है ना, उनके इक्विटी शेयर में कम से कम 65% लगाता है। तो पब्लिक क्या बोलेगी कि हमारा म्यूचुअल फंड तो पूरा इक्विटी में घुसा पड़ा है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अरे 65% इक्विटी में डालना मतलब म्यूचुअल फंड पूरी तरह से इक्विटी में डूबी हुई है। तो दैट म्यूचुअल फंड इज अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। उससे पता दिक्कत क्या होती है? ये म्यूचुअल फंड बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। इक्विटी स्टेबल है कि वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल है। इक्विटी तो ऊपर नीचे होता है ना। तो जो म्यूचुअल फंड ज्यादातर इक्विटी में पैसा घुसा के रखी है, तो इक्विटी तो ऊपर नीचे होते रहता है, तो म्यूचुअल फंड भी ऊपर नीचे होता है। और जिधर भी इतनी वॉलेटिलिटी होती है ना, तो एक इंसान उसको ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इधर 1 ईयर रखा है। अरे इसके प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं, और जिधर हर दिन प्राइस फ्लक्चुएट होता दिखेगा, तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि 2 साल तक मत बेच, वो नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इधर भी बोला चल 1 ईयर तक तो होल्ड कर, 1 ईयर के बाद बेच, तो उसको लॉन्ग टर्म गिनेंगे। और लॉन्ग टर्म में प्यारे प्यारे प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म में गंदे गंदे प्रोविजन है, डिस्करेजिंग। तो टेल मी, अगर ये डेट ओरिएंटेड फंड होता तो? डेट ओरिएंटेड मतलब म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर पैसा सब डेट में ही घुसाया हुआ है, तो वो म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होता है कि स्टेबल हो जाए? स्टेबल। डेट तो स्टेबल है ना, डेट पे वैसे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इट बिकम अ स्टेबल फंड। और स्टेबल फंड में क्या, प्राइस में उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होता ना, तो गवर्नमेंट उसमें क्या एक्सपेक्ट करते, कम से कम 2 साल होल्ड कर। तो ओनली इक्विटी ओरिएंटेड फंड इज अलाउड फॉर 1 ईयर। सी इक्विटी ओरिएंटेड फंड का एक और वर्जन लुक, ये देखो इधर। अगर एक पब्लिक म्यूचुअल फंड को देती है, फिर म्यूचुअल फंड किसी और म्यूचुअल फंड को देती है, फिर इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। मतलब पब्लिक का पैसा सीधा सीधा इक्विटी में गया कि वाया वाया? दो वाया। पहले पब्लिक दिया म्यूचुअल फंड को, फिर एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को दिया, फिर इक्विटी में घुस रहा है। इतना दूर दूर का कनेक्शन है ना, दूर दूर का कनेक्शन बिटवीन पब्लिक एंड इक्विटी। है इन लोग का कनेक्शन करीब का है कि बहुत दूर का है? बहुत दूर का रिश्ता हो गया ना। तो ऐसे में 90% इज अ क्राइटेरिया। मीन्स पब्लिक जो म्यूचुअल फंड में डाली थी ना, वो पहली म्यूचुअल फंड को कम से कम 90% दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना है।
और वो दूसरी म्यूचुअल फंड को भी कम से कम 90% इक्विटी में डालना है, तब बोलेंगे पब्लिक ने इक्विटी में रुचि लिया है, इक्विटी में इंटरेस्ट लिया है। सी अगर मेरा म्यूचुअल फंड ऐसा है ना, डायरेक्ट इक्विटी में घुसा देता है पैसा, तो 65% भी घुसा है तो मेरा इक्विटी से क्लोज कनेक्शन है। अरे मैं पब्लिक बन के बोल रहा हूँ, ओके। लेकिन ऐसी पब्लिक जो म्यूचुअल फंड को पैसा देती है और वो म्यूचुअल फंड भी खुद इक्विटी में नहीं डालती, वो दूसरे म्यूचुअल फंड को हैंड ओवर कर देती है, फिर वो इक्विटी में डाल रहा है। तो पब्लिक का इक्विटी से क्लोज कनेक्शन है कि दूर दूर का कनेक्शन है? दूर दूर का ना, तो उधर परसेंटेज में तगड़ापन चाहिए 90%। अरे ड्राइंग से याद कर लो ना, अभी ड्राइंग में एक्चुअली सिखाने की जरूरत ही नहीं थी, समझ गया ना। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के 2 टेस्ट है। एनीवेज वो क्वेश्चन में इन लोग इतना सब डिटेल में घुसते नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है आता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ये तो क्या लॉ में डेफिनेशन किया दिया है, मेरे को बताना पड़ेगा। और ये इक्विटी शेयर्स भी ना डोमेस्टिक कंपनी के होने चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड सब फॉरेन कंपनी के शेयरों में पैसा डाल रहा है ना, तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड का खिताब नहीं मिलेगा, और वो खिताब नहीं मिला तो अदर एसेट्स हो गया वो। और ये डेंजरस है। इधर 2 साल तक शॉर्ट 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 गिनेंगे, 2 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग, और ये तो 1 ईयर के बाद ही लॉन्ग हो जाएगा। और लॉन्ग होना इस चैप्टर में अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट भी कम हो गए, अच्छे प्रोविजंस होंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया। ये तो पता है पहले 1 ईयर वाला सिस्टम भी था, 2 ईयर्स वाला सिस्टम और एक 3 ईयर वाला सिस्टम भी था। लेकिन जाने दो ना, पुरानी चीज जब काम की नहीं तो मैं क्यों बात करूं। 23 जुलाई 2024 को अमेंडमेंट आया था, 23 जुलाई 2024 से कम डेट याद रखना, क्योंकि स्टडी मटेरियल में कई बार लिखा हो पाओगे। 23 जुलाई 24 जो अपने लिए पुराना डेट हो गया। अपना तो ईयर ही एग्जाम में क्या है, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। और ये जो अमेंडमेंट्स कब से आए थे, 23 जुलाई 24। तो मेरा जो प्रीवियस बैच था ना, उन लोगों के लिए बहुत मचमच था, लेकिन इस बैच में कैपिटल गेन स्मूथ हो गया है। सिंपल हिसाब है, इसका 1 ईयर और इसका 2 ईयर्स बस। अरे तो ये क्या पढ़ा दिया मैंने, लिंक मत तोड़ना। ये हो गया, ये हो गया, कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है वो भी बता दिया, शॉर्ट लॉन्ग का डेफिनेशन हो गया। अब शॉर्ट टर्म का कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो देखो उसका फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट में टीचर होने नहीं आते, बेचारा पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन सिंपल हिसाब है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होने वाला है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। वही चीज इधर क्या है, थोड़ा स्टाइल में पेश की है, गवर्नमेंट की स्टाइल में, लेकिन हो क्या रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या है, FVOC मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देख इसके मुंह से फेयर निकला ना, मेरे हर बैच में मैंने नोटिस किया है, कैपिटल गेन का जब लास्ट लेक्चर भी होता है ना, तभी भी मुंह से यही निकलता है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू है। मैं एक्साइट क्यों हुआ, मुझे अचानक पुराने सब बैचेस रिकैप हो रहे माइंड में। बच्चों के मुंह से ना इसका फुल फॉर्म क्या निकलता है, फेयर वैल्यू। सो व्हाट इज इट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो टेल मी, पहले तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। तो सी कैपिटल गेन में क्या, एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, एसेट जा रहा है, और एसेट जा रहा है तो बदले में कुछ आ रहा है, तो बदले में जो आ रहा है वही कंसिडरेशन है, मतलब सेलिंग प्राइस ही हो गया ना। आज अगर मैंने सोना चांदी बंगला बेचा तो बेचा, लेकिन बदले में क्या आया, सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस ही ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट सेलिंग प्राइस वर्ड यूज करना पसंद नहीं करती। क्यों, सेलिंग प्राइस खाली सेल में शोभा देता है, और कैपिटल गेन खाली सेल में आता है कि दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आता है, दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आता है, और हर जगह सेलिंग प्राइस वर्ड सूट नहीं होता, लेकिन कंसिडरेशन वर्ड हर जगह सूट होगा। क्योंकि सी ये सड़क में से जिस भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, हर ट्रांजेक्शन में ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है तो बदले में कुछ आ रहा है, और बदले में जो आ रहा है उसको इंग्लिश से बोलते हैं कंसिडरेशन। तो इधर कंसिडरेशन लिखा करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, जनरली सेल प्राइस ही होगा। क्योंकि सी हम लोग सड़क के नाम पे कितना भी टेक्निकल बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा कैपिटल गेन्स किस में होता है, सेल्स में। तो सेल में तो सेलिंग प्राइस ही आएगा। एक सेकंड, इसका फुल फॉर्म बोलो क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल क्यों लिखते हैं ना, ग्रॉस, फुल मतलब ग्रॉस। कई बार हम लोग को एसेट बेचते हैं तो दलाली ब्रोकरेज देनी पड़ती है ना, तो दलाली ब्रोकरेज को अलग से दिखाना है इधर ट्रांसफर एक्सपेंस में। तो दैट मीन्स पहले अपने को ग्रॉस अमाउंट दिखाना है। तो मान लो मैंने एक फ्लैट बेचा था 1 करोड़ में, दलाल को उसमें से 5% देना पड़ा, लेकिन ओरिजिनल प्राइस तो 1 करोड़ है ना,
तो पहले इधर ओरिजिनल प्राइस लिखो 1 करोड़, फिर दलाली 5% देनी पड़ी तो लेस कर दो एज ट्रांसफर एक्सपेंस, देन यू विल शो द नेट कंसिडरेशन। बेसिकली गवर्नमेंट को फुल डिटेल वर्किंग चाहिए, पहले ग्रॉस सेल प्राइस, फिर दलाली वलाली काट के नेट सेल प्राइस, पर डोंट राइट सेल प्राइस, राइट नेट कंसिडरेशन। एक से तुम लोग देख रहे हो ये ना, अभी तक हम लोग सेलिंग प्राइस के साथ ही खेल रहे हैं। पहले सेलिंग प्राइस को ग्रॉस किया, सॉरी ग्रॉस दिखाया, फिर दलाली ब्रोकरेज काट के नेट कर दिया, लेकिन अभी तक सेल प्राइस के साथ ही है। और जब तक सेल प्राइस की टक्कर कॉस्ट से नहीं होती तब तक प्रॉफिट का पता नहीं चलता है, इसलिए अभी कॉस्ट को दिखाने की बारी है। और पता है इस चैप्टर में कॉस्ट 2 टाइप के होते हैं, कौवा एंड कौवी। कौवा मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कौवी मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है मेरा, इधर लिखा हुआ दिख रहा है कौवा एंड कौवी। इन शॉर्ट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर लाइक दिस, ये सेलिंग प्राइस का जोन है और ये कॉस्ट का जोन है। लेकिन सेलिंग प्राइस में नाटक क्या है, पहले ग्रॉस दिखा, फिर दलाली ब्रोकरेज काट के नेट दिखा। कॉस्ट में नाटक क्या है, दोनों कॉस्ट अलग से दिखा। कौन सी दोनों कॉस्ट, कौवा वाली और कौवी वाली। व्हाट इज कौवा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मीन्स तूने जब अक्वायर किया था क्या उसकी कीमत थी। और इंप्रूवमेंट क्या होता है इसमें, जैसे मैंने घर खरीदा था उस पर 2 माला एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, ऑलरेडी 2 माले का घर था, 2 माला और चढ़ा दिया तो घर का साइज बड़ा हो गया, इंप्रूवमेंट। सी हर एसेट में इंप्रूवमेंट नहीं हो, जैसे शेयर्स वेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन घर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें 2 माले के घर पे तीसरा माला डाल दिया तो इंप्रूवमेंट हो गया, तो वो सब आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट है। तो हाउ टू रिमेंबर, फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसिडरेशन माइनस कौवा माइनस कौवी, आ गया सटक जी। ओके, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट भी सेम है। पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कौवा कौवी को हम लोग कैसे लिखते थे, इंडेक्स्ड कौवा इंडेक्स कौवी। लेकिन इंडेक्सेशन का कल्चर बंद हो गया भारत में। ये देखो मैंने इंडेक्स लिखा तो है बताने के लिए, लेकिन उसको देखो काट भी रहा हूं, प्यार से उसको काट दूंगा। चलो भाई अभी आपका कोई काम नहीं है, आपका गेम ओवर। अरे गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बंद कर दिया तो सी सुनो ना, अभी मैं इंडेक्सेशन के डिटेल में नहीं घुस रहा हूं कि इंडेक्सेशन कैसे करते क्या करते, जब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करो। बट इतना बता देता हूँ, बच्चों के माइंड में पुराना कैपिटल गेन पड़ा हुआ इंडेक्सेशन वाला था ना, तो एक तो बताना पड़ेगा, इंडेक्सेशन निकाला ना वो पब्लिक को बुरा लगा, लेकिन अच्छी बात क्या है, पहले लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स आता था, अभी 12.5% टैक्स आता है। मतलब ये 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने बहुत डेंजरस मूव किया था, पब्लिक रिवोल्ट भी की थी कि इंडेक्सेशन बंद। सी इंडेक्सेशन क्या होता है, आई एम नॉट घुसिंग इन डिटेल, बट इट वॉज अ फैसिलिटी। इंडेक्सेशन में क्या होता, अपना ये जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट इन्फ्लेट होता था, और इन्फ्लेटेड कॉस्ट को माइनस करते तो प्रॉफिट कम आता था, पर टैक्स पहले 20% आता था ना। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम तेरी कॉस्ट को इन्फ्लेट तो नहीं करने देंगे, कॉस्ट को इन्फ्लेट तो नहीं करने देंगे, कॉस्ट को वैसे ही रखेंगे, बट डर मत, तेरा जो गेन आएगा ना उस पर पहले जो 20% टैक्स लगता था अभी 12.5% टैक्स आएगा। ये गवर्नमेंट ने ट्रेड ऑफ किया है। ट्रेड ऑफ मतलब एक फायदा दिया तो एक नुकसान दिया। नुकसान क्या है, इंडेक्सेशन बंद, फायदा क्या दिया, टैक्स लॉन्ग टर्म पे जो 20% आता था अभी 12.5%। और सी ये सब के पीछे गवर्नमेंट का इरादा क्या है, गवर्नमेंट का मिशन है टू सिंप्लीफाई द लॉ। आज सी अमेंडमेंट आता है ना, लोग गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस बात की गाली भी तो देते, इंडिया का लॉ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यूएस वालों को देखो, फॉरेन वालों को देखो, उन लोगों का लॉ कितना सिंपल है। तो इंडिया वाले जब लॉ को सिंप्लीफाई करना जा रहे हैं तो उसमें भी क्रिटिसाइज करना है आपको। तो ये इंडेक्सेशन का सिस्टम क्यों हटाया, तो सिंप्लीफाई द लॉ, और तुम लोग को भी कितना सिंप्लीफाइड लगेगा। मतलब सोचो ना, फिर कैपिटल गेन्स तो कितना आसान हो गया, शॉर्ट टर्म हुआ कि लॉन्ग टर्म हुआ, आंसर क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो डेकोरेशन करते, सेल प्राइस में पहले ग्रॉस दिखाओ, फिर दलाली काट के नेट दिखाओ, फिर कॉस्ट में कौवा कौवी दिखाओ, तो कैलकुलेशन तो एक्चुअली एकदम बेसिक हो गया। और लॉन्ग टर्म में भी वैसा रखेंगे तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती है, और सिंप्लीफिकेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट।
और ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में पब्लिक को थोड़ा दुख हो रहा था कि इंडेक्सेशन क्यों बंद किया, तो उनको पैसिफाई करने के लिए टैक्स का रेट छोटा कर दिया 12.5%। अभी भी सी रोने वाले रोते हैं। सी इसका तो कोई इलाज नहीं, जब इतनी बड़ी जनता से डील करना होता है ना, देयर विल बी सम पीपल हु विल टेल यू गुड, देयर विल बी सम पीपल हु विल टॉक बैड। जैसे मैं भी कितना भी दिल से अच्छा पढ़ा हूं ना कुछ ऐसा बच्चा होगा सर खराब है, बेकार है, ऐसा पब्लिक होती है ऐसी। मैं जानता हूँ मैं अच्छी नीयत से पढ़ रहा हूँ, पूरा मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने वाले होते हैं। बट गवर्नमेंट ने पॉजिटिव मूव किया है। वो एक अलग चीज है। वो उसके माइंड में एक डाउट ऐसा आ रहा है ना, जिसकी मैं अलग से बात करूंगा। देर इज सम स्पेशल प्रोविजन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा। कोई चीज को रॉन्ग टाइम पे छेड़ दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो सी कोई कोई केसेस में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन अलाउ किया है, लेकिन वो एक्सेप्शनल चीज की एंड में बात करूंगा तो ही अच्छा है। शुरुआत में ही खोल दिया कंफ्यूजन हो जाता है। सी टीचिंग के टाइम सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके माइंड में जो डाउट है ना, आई विल बी क्लैरिफाइंग एट अ लेटर स्टेज। अभी तो दिमाग में गांठ बांध के रख दो, इंडेक्सेशन नहीं लेने का खत्म। जो सीए इंटर में पढ़ा था भाड़ में गया, अब तो मैं इंडेक्सेशन नहीं करूंगा। ये देखो इधर नीचे लिखा भी पढ़ो, नो इंडेक्सेशन इफ ट्रांसफर इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। और अपनी एग्जाम्पल में, सॉरी अपनी एग्जाम में तो ट्रांसफर कब होगा, 25-26 में। और ये तो इंडेक्सेशन कब से बंद हो गया है, 23 जुलाई 24। तो अपने लिए तो पुराना डेट हो गया। और एग्जाम में इन लोग कोई पुराने साल का कैलकुलेशन नहीं पूछते। हाँ, इतना अपने फाइनल सीए के पेपर में कंफर्म है कि जो सम आएगा 25-26 को पर्टेन होगा, विच इज अ डेट आफ्टर 23 जुलाई 24। तो अपने को इंडेक्स का मच नहीं करना है। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का फॉर्मेट भी हो गया। ओके, तो सी एक्चुअली सुनो, ये जो मैं कैसे आ रहा हूँ, मैंने पहले बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक्स के अंदर है ना, मुझे टोटल क्या पढ़ाना है सुनना जल्दी, अच्छी चीज बता रहा हूँ। बेसिक्स के अंदर पहले तो ये फ्लो चार्ट बताना है, और इसके साथ है ना 5 नोट है। कितनी, 5 नोट्स गिनाऊं, और वो 5 नोट खत्म होने के बाद ही खत्म होगा अपना। तो सी ये फ्लो चार्ट है, उसके बाद 5 नोट देखने। नोट 1 हो चुकी है, गिन हो चुकी है। नोट 2 हो चुकी है। नोट नंबर 3 भी हो चुकी है, और 2 नोट बाकी है, नोट 4 नोट 5। फिर मेरा बेसिक समाप्त। फिर हम लोग सेक्शन वाइज चालू करेंगे। तो सी अगली नोट क्या है मालूम है, परचेज बिफोर 1/4/2001। अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेज किया था, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। ये नोट नंबर 4 का टाइटल है। ओके, तो सी मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से सिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैंने 94-95 में खरीदी थी, विच इज द डेट बिफोर, सी 1 अप्रैल 2001 जो बोल रहा हूं ना, ये डेट रट लेना। मेरी थियरी का नाम ही क्या है बताओ, नाम ही क्या है, इफ परचेजेस आर डन बिफोर 1/4/2001 देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन। सी स्पेशल प्रोविजन क्या है, पहले मेरे एग्जांपल में ऐसा लग रहा है कि यार मैंने प्रॉपर्टी परचेज तो 1/4/2001 के पहले की है। कब की थी, 94-95। हाँ, बेच अभी रहा हूं। अपना ईयर कौन सा, 25-26, तभी तो कैपिटल गेन्स आ रहा है ना। तो टेल मी, जनरली अपन क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पहले चेक करते हैं। तो शॉर्ट है कि लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग, सुपर लॉन्ग। 94-95 का खरीदा हुआ 25-26 में बेचा है, तो लॉन्ग तो है ही। तो इसका कैपिटल गेन्स कैसे निकालेंगे बताओ, यार मेरी मदद कर। पहले हम लोग क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ब्रैकेट में सेल प्राइस आएगा। कितना था सेल प्राइस, 45 लाख। इसके बाद क्या दिखाते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस में फिक्स्ड चीजें आती है, दलाली, कमीशन, ब्रोकरेज। एक्चुअली एसेट बिकवाने से संबंधित कोई भी खर्चा हो, ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंस, वो मेरे एग्जांपल में अज्यूम करो नहीं है तो नील। तो व्हाट इज माय नेट कंसिडरेशन, 45 लाख। ओके, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कौवा, कौवी, है ना। वो जमाना गया कि हम लोग पहले इंडेक्स विंडेक्स भी सोचते थे। ये तो देखो भारी तरीके से लॉन्ग टर्म है, फिर भी नो इंडेक्स, सिंपल कॉस्ट। तो व्हाट इज माय सिंपल प्लेन कॉस्ट, 2 लाख। तो इधर 2 लाख माइनस करना चाहिए, लेकिन नहीं। सी लॉ क्या बोलता है,
कभी भी तुम्हारा प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से भी पुराना है तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और इतना ज़्यादा पुराना है कि उन दिनों में चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी, और इतनी सस्ती चीज़ को आज के सेल प्राइस से कंपेयर करोगे, आज के सेल प्राइस से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और इतना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा तो पब्लिक को टैक्स ज़्यादा आएगा। वो हम टॉर्चर नहीं करना चाहते। मेरा सेंटेंस बहुत कीमती था, वापस बोल रहा हूँ। 2001 के पहले परचेज होना मतलब बहुत ही जूना प्रॉपर्टी है, और जितनी जूनी पुरानी प्रॉपर्टी होती है उसकी कॉस्ट एकदम सस्ती होती है। क्यों? अरे पुराने ज़माने में चीज़ें सस्ती होती है। जैसे मैं अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्लैट है, हम लोग ने ना 35,000 में खरीदा था। कितने में? 35,000। बिलीव भी होता है, लेकिन 1975 की बात है। 1975 में एक फ्लैट है हमारा, कितने में खरीदा था? 35,000 में। आज उसको बेचो ना 4 करोड़ मिलेगा, 4 करोड़ कम से कम मिलेगा। तो सोच, अगर मैं 35,000 की प्रॉपर्टी, कैलकुलेट करना जरा, 4 करोड़ में बेच पाऊंगा? बेचा नहीं, मेरे पास है अभी भी घर है, वो मलाड में ही घर। तो 4 करोड़ में बेच सकता हूं, तो सोच मैं बेचूंगा 4 करोड़ में अगर, और उसकी कॉस्टिंग क्या थी? 35,000। तो प्रॉफिट क्या दिखेगा? 4 करोड़ माइनस 35। तो 35 तो चिंदी लगता है आज, मतलब ये तो पूरा सेलिंग प्राइस ही प्रॉफिट दिख रहा है। इससे पता है लॉ ने क्या बोला? हाँ 35,000 क्यों है बता? क्योंकि बहुत ही पुरानी परचेज है। तो ऐसी चीज को माइंड में रखते हुए एक डेट का सिस्टम बनाया कि चलो एक डेट बना देते, और उसके पहले का कुछ भी हुआ ना तो मतलब कुछ ज़्यादा ही पुराना है। और जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ होती है ना तो उसका कॉस्ट तो कचरे जैसा होता है। जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी का लाइव एग्जांपल बताया, 35,000 की प्रॉपर्टी थी। अब सोचो तुम प्रॉफिट निकालोगे तो सेलिंग प्राइस तो 4 करोड़, कॉस्ट 35 ही, तो गेन तो भारी दिखेगा ना। और इतने भारी गेन पे मुझे टैक्स आएगा, आई विल ऑल्सो फील अनफेयर ना। इससे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इतनी पुरानी प्रॉपर्टी, सुनो, इतनी पुरानी प्रॉपर्टी का कॉस्ट को हम लोग देखेंगे नहीं, यू कैन रिप्लेस विद द फेयर मार्केट वैल्यू। मीन्स यू कैन रिप्लेस योर पुराने जमाने का सस्ता कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 इतना कोई पुराना जमाना नहीं है, वो 2000 वाला सेंचुरी चल रहा है। और हम लोग 2000 की सेंचुरी में ना, 2025 मतलब 2000 वाली सेंचुरी है। तो ये 2001 इज नॉट दैट पुराना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, तेरी तो कॉस्ट बहुत ही पुरानी है, उसको छोड़, उसको रिप्लेस कर दे इससे। तो इट इज अ बैड थिंग कि गुड थिंग? गुड थिंग। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 2 लाख को तू 18 लाख से रिप्लेस कर, मतलब मेरे को कॉस्ट 18 लाख दिखाने मिलेगी। ये देख मेरे कैपिटल गेन्स के हालात कैसे हो जाएंगे। मतलब 45 लैक्स में से 18 लाख माइनस करो, मतलब मेरा गेन थोड़ा कम आएगा। इट इज अ गुड रूल फॉर द पब्लिक। ओके, तो टेल मी फिर इसको क्या करना है? इसको गोली मार। किसको? को गोली मारो। इन शॉर्ट ये रूल का लॉजिक समझाना क्या है कि एकदम ज्यादा पुरानी परचेज का कॉस्ट तो एकदम क्या, एकदम नेग्लिजिबल होगा। वो इतने बाबा आदम के जमाने की कॉस्ट का क्या करेंगे? और होता है मेरे पास खुद के पास 1975 की खरीदी हुई प्रॉपर्टी पड़ी है, तो कितनों के पास होगी? मैं तो सादा आदमी हूँ, कितने के पास बंगले होंगे, ज़मीनें होंगी जो बहुत पहले खरीदी होंगी। तो वो कॉस्ट को गवर्नमेंट बोलती है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एफएमवी से, ताकि एकदम आउटडेटेड कॉस्ट ना लगे। और एफएमवी भी किस दिन की? 1 अप्रैल 2001, वो फिक्स्ड रूल है। अब सुनो, एक कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। जैसे मान लो ये मेरी कॉस्ट है ना जो 2 लाख थी, एक समय इसको हटा दो एक बार। ये 2 लाख की जगह अगर मेरा कॉस्ट 20 लाख होता, अरे मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख थी सन 1994-95 में, लेकिन बाद में 2001 में उसका मार्केट में 18 लाख। ये तो मार्केट में वैल्यू गिर गया। पहले तो ऐसे होने के चांसेस कम है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है चीज़ें महंगी होती है, लेकिन मेरा तो उल्टा हो गया। मैंने जब खरीदा था 1994-95 में, तब 20 लाख का था, अब 2001 में 18 लाख का हो गया। चांसेस बहुत रेयर है, बट हो सकता है। स्टॉक मार्केट, शेयर्स का क्या भरोसा,
क्या भरोसा मतलब क्या हो सकता है ना कि मैंने जब खरीदा था किसी कंपनी का शेयर 20 लाख मेरी कॉस्टिंग थी और उसकी मार्केट वैल्यू फटक से उतर गई 2001 में 18 लाख हो गई। अब अगर गवर्नमेंट बोलेगी छोड़ना इसको यार, छोड़ना यार, इतना लेना ये, तो ये चलेगा अपने को? नहीं चलेगा। क्योंकि सी अभी 18 लाख अपने को अच्छा नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि इसके सामने मैंने 20 लाख की कॉस्ट इंकर की है। तो लॉ ने क्या बोला है, सी अगर तेरा ओरिजिनल कॉस्ट ही बड़ा है ना और तुझे लगता है मैंने इतनी बड़ी कॉस्ट इंकर की है तो उतना तो मुझे माइनस करने को चाहिए, तो ले ले। हम तो देखो ऑप्शन दे रहे, तू चाहे तो मार्केट वैल्यू भी ले सकता है, लेकिन तुझे वो पसंद नहीं आ रहा तो मत ले। टेल मी, मार्केट वैल्यू कॉस्ट में लेना पसंद कब आएगा? जब वो बड़ा होगा। लेकिन मेरे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट बड़ी थी और मार्केट वैल्यू छोटी है, तो छोड़ दो ना। तो सुनो, इधर एक फॉर्मूला ही बना दो, विच एवर इज हाई। ये देख मैंने फॉर्मूला लिखा है इधर, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 दोनों में से जो हायर है वही लेना है। तो टेल मी, इन दोनों में से मेरे एग्जाम्पल में हायर कौन है? एफएमवी। और पता है 99% केस में क्या है, एफएमवी ही हायर होगी। वो तो क्या शेयर मार्केट का भरोसा नहीं है कि हमने 20 लाख में कॉस्टिंग था उसका मार्केट में भाव गिर गया तो ठीक है, तो 20 लाख ले लो। इधर देखो मैंने फॉर्मूला डिस्प्ले किया, लुक हियर। एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट एफएमवी विच एवर इज हाई। टेल मी, ये कब करना है? जब कभी भी परचेज बिफोर 1/4/2001 हो। ओके, तो इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, पढ़ो। एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 दोनों में से जो हायर है वो लेना है। ओके, अब सुनो, एक और पॉइंट है। एफएमवी क्या पे तारा दिख रहा है? वो तारा जमीन पे दिखेगा अभी नीचे। सी, एक रूल है, अगर ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिया था, देखो घर बेचा है मैंने, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना एचडीवी भी देखेंगे। व्हाट इज एचडीवी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना एक अलग स्पेलिंग है, एक अलग वर्ड है, लेकिन एक्चुअली मार्केट वैल्यू जैसा ही होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एज गुड एज मार्केट वैल्यू, बट फर्क क्या मालूम है? स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टैम्प वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है ना, उनके अनुसार मार्केट वैल्यू होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। ये खाली किसके अनुसार है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने वाला स्टेट गवर्नमेंट का स्टैम्प वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है, उसका डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और उनके अनुसार जब मार्केट वैल्यू होती है ना तो वो है मार्केट वैल्यू, बट उसको कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और ये फेयर मार्केट वैल्यू है ना, ये भी मार्केट वैल्यू है, लेकिन इनकम टैक्स वालों के ओपिनियन से। तो सी, स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन और इनकम टैक्स वालों का ओपिनियन कैन बी डिफरेंट। इससे कभी कभी एफएमवी और एचडीवी में डिफरेंस आ सकता है। तो मान लो अगर इस प्रॉपर्टी का एचडीवी 16 लाख है और एफएमवी 18 लाख है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, फिर हम छोटा वाला ही देंगे आपको। दोनों में से छोटा कौन है? 16 लाख। एनसी कोई बोले क्यों? तो गवर्नमेंट बोले यार हम लोग ने ऑलरेडी तेरे लिए बेनिफिट किया है यार, हम लोग चाहते तो सीधा ये सब हटा, गोली मार इसको, तेरी कॉस्ट जो थी उसको लेके कैपिटल गेन निकालते तो हालत हो जाती। ये सर की प्रॉपर्टी का क्या होता? सर की प्रॉपर्टी तो 35,000 की थी, 4 करोड़ में बेचा, भारी गेन आता। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने लिए कुछ सोचा है, तो गवर्नमेंट थोड़ा तो कंजूसी करेगी ना। और कंजूसी क्या की है कि अगर 1 अप्रैल 2001 के दिन एफएमवी और एचडीवी में डिफरेंस आ रहा है तो जो छोटा वाला फिगर है वो लेने मिलेगा। अरे छोटे में दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉस्ट बन रहा है, और कॉस्ट छोटू तो गेन मोटा। बट यू शुड नॉट फील अपसेट विद दिस, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना कर रही है, तो फील ग्रेटफुल के चलो इतना तो रूल दिया है गवर्नमेंट ने। तो टेल मी, अगर लेकिन ये रूल इमूवेबल प्रॉपर्टी में है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही उसकी मार्केट में तो अलग वैल्यू चलती है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी एक वैल्यू लेके चलती है स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए, तो उसमें दो वैल्यू का क्लैश होता है। जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी मार्केट वैल्यू ही होता है एक तरह का, लेकिन स्टैम्प वैल्यूएशन डिपार्टमेंट का है ना, तो इट कैन क्लैश विद द एफएमवी विच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फील्स।
तो सी इधर मैंने लिख के रखा है, देखो पढ़ो। एफएमवी और एचडीवी में से क्या लोगे? लोअर वाला। वो लोअर वाला इधर जाके बैठ जाएगा, देखो इधर। फिर उसका मुकाबला किससे होगा? एक्चुअल कॉस्ट से। उन दोनों में से विच इज हायर। ओके। और पता है ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट ना, आई थिंक मई 2024 के पेपर में इन लोगों ने ये पॉइंट सब में डाला था। कितने लोग को स्ट्राइक ही नहीं हुआ, और कितने लोग तो है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कुछ अलग ही करके आ गए। आगे जाके है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का एक और प्रोविजन आने वाला है, विच इज फॉर द सेल प्राइस। अरे ये देखो ना, इधर सेल प्राइस लिखते हैं ना, इस सेल प्राइस में भी है ना आगे जाके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कुछ प्रोविजन आएगा। जब आएगा तब बताऊंगा। अभी मैं तुमको बोलूंगा, तुम लोग को याद होना, याद हो तुम लोग डर जाओगे, बट आगे जाके एचडीवी का और प्रोविजन आएगा, बट दैट इज फॉर सेल प्राइस। अभी मैं सेल प्राइस का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कॉस्ट का। कॉस्ट लेते वक्त जब विच एवर इज हाई करते तो उसमें एक्चुअल तो जो एक्चुअल है वही रहेगा, दूसरा या एफएमवी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों में से लोअर वाला लेना है। वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो, वरना तो स्ट्रेट एफएमवी एंड एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हाई। कहना ये चाह रहा था, ये पॉइंट अभी लगता है हल्के में लेते, एग्जाम में इधर मिस्टेक हो गया तो मार्क्स तो गए ना अपने। सी ये ना परचेज बिफोर 1/4/2001 था ना, ये नोट 4 था। अभी लास्ट नोट देखो क्या है। अगर इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 हुआ ना, तो उसको तो गवर्नमेंट बोलता है इग्नोर ही कर दो। सुन के बुरा लग रहा है, क्योंकि सी इंप्रूवमेंट मतलब सोच, मैंने दे देख 2 माले का घर है, उस पर तीसरा माला बनाया है, ये पूरा फ्लोर ऐड किया है, भारी खर्चा लगा होगा, तो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट तो भरपूर हुई है। तो हर इंसान चाहता है ना कि डिडक्ट हो ताकि गेन कमावे, लेकिन वो गवर्नमेंट मना कर रही है। उसका लॉजिक भी है बराबर। तो सी इसको इग्नोर करना क्यों है, उसका लॉजिक बताना पड़ेगा कि मुझे हर चीज़ बतानी पड़ेगी। हाँ ये समझ गया, ऐसे भगा नहीं सकता मैं। तो सी इसको इग्नोर करना है, क्यों? लेट अस टॉक विद एग्जाम्पल। मैंने सेम एग्जाम्पल वापस दोहराया है। अरे अभी जो एग्जाम्पल था ना यार, सेम ही है। ये देखो 1 अप्रैल 2001 के पहले का परचेज है ना, कितने में खरीदा था? 2 लाख। बट ये क्या बाबा आदम के ज़माने का है, ये कॉस्ट को हम लोग आउटडेटेड बोलते हैं, और इसको हम लोग एफएमवी से रिप्लेस करते हैं। एक्चुअली तो रिप्लेस नहीं करते, लॉ ने अपने को चॉइस दिया है, तेरा एक्चुअल कॉस्ट ले ले या एफएमवी विच इज हायर। फिर ये तो अपनी सेलिंग प्राइस, ओके। तो टेल मी इसका कैपिटल गेन्स कैसे आएगा? एफईओसी में सेल प्राइस आ गया, और कॉस्ट कितना आएगा बताओ? चेक करो ना, बराबर है कि नहीं? 18 लाख। अब है ना इंप्रूवमेंट कुछ हुआ था, देखो ये तो कॉस्ट है ना। अब इंप्रूवमेंट, ये तो इंप्रूवमेंट दिखा रहा हूं, लुक हियर। ये ड्राइंग में देख के बताओ क्या हो रहा है। 94-95 में मेरा घर चौटा था, चौटा घर था, उस पर एक माला बनाया तो घर बाड़ा हो गया। कैन यू सी, नया माला रेड कलर का है। मेरा जूना घर तो ब्लू कलर का था, लेकिन ऊपर एक्स्ट्रा नया फ्लोर है तो उसका रेड कलर दिखा है। और वो जो रेड कलर की तरफ देखो एरो बना के क्या लिखा है मैंने, वो मेरी इंप्रूवमेंट है। सन 1998-99 में हुई थी, एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। और ये गवर्नमेंट बोलती है इग्नोर करो। ये देखो इग्नोर का साइन कर दो, इग्नोर करो। तो सुन के तो खराब लग रहा है यार, क्यों इग्नोर करना है? बराबर। सी इसको इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि हमने अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू। दिखा देता हूं, ये देखो लुक हियर। ये एफएमवी को हमने कॉस्ट में डाला ना, और एफएमवी किस दिन की बता, किस दिन की है? 1 अप्रैल 2001, बोले इंप्रूवमेंट के बाद वाली है। अरे अपना इंप्रूवमेंट तो पहले हुआ था। अरे थियरी का नाम ही क्या है? इंप्रूवमेंट बिफोर। तो इंप्रूवमेंट जब 1 अप्रैल 2001 के पहले का हुआ था, तो डैट मीन्स हमने जो एफएमवी पकड़ी है वो तो इंप्रूवमेंट के बाद की है। और ये देख, ऐसे घर की एफएमवी है, क्योंकि सी मार्केट में जो भाव भी निकाला होगा तो छोटे घर का निकाला होगा कि बड़े घर का? बड़े घर का, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 को घर का पोजीशन थोड़ा बड़ा हो गया था। तो सिंस एफएमवी इज ऑफ फुल फ्लेज हाउस, जो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो तेरे को दोबारा माइनस करने को चाहिए, तो ये तेरा
लोभ है, ये तेरा ग्रीड है, तेरा लालच है, बुखड़ लालची मत बन। तेरे को ऑलरेडी हमने एफएमवी दिया है जिसमें इंप्रूवमेंट ऑलरेडी शामिल है, इसलिए लॉ ने बोला इग्नोर करो। ओके, बिकॉज सी once you take FMV as on 1/4/2001, it's an updated figure which automatically includes जूने पुराने improvements। इधर कोई को लोग का डाउट आता है कि सर हमने ये समझ लिया कि चलो 18 लाख का जो FMV है उसमें इम्प्रूवमेंट भी शामिल है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी हम लोग 18 लाख को चूज करेंगे। अपना रूल तो विचर इज हायर का है ना। सोच, अभी एक डाउट आएगा, अरे जैसे मान लो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट ही 20 लाख होती, तुम्हें बताओ इधर विचर इज हाई जब करता, अरे विचर इज हाई करते ना, अगर ये 20 लाख होता तो एक्चुअल कॉस्ट 20 और FMV 18, तो मैं किसको चूज करता? 20 को। अब बताओ ये 20 अगर होता तो इसमें तो घर कैसा है, विद इंप्रूवमेंट की विदाउट इंप्रूवमेंट? ये तो विदाउट इंप्रूवमेंट वाला है, तो क्या करेंगे? फिर भी इंप्रूवमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा ना? अरे मतलब ये तुम लोग समझे मेरा चेंज क्या है कि मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ही 20 लाख होता तो वो तो ओरिजिनल घर है विच वॉज विदाउट एक्स्ट्रा माला, तो उसमें तो इंप्रूवमेंट नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट मना कर रही है। तो सुनो, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो ही नहीं सकता है। मेरे को पेंसिल हिलाने में क्या टाइम लगता है, मैं तो अपने मन से 2 लाख को 2 करोड़ भी कर दूं। प्रैक्टिकली होना भी तो चाहिए। तुमको मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, कॉस्ट के मुकाबले FMV ही ज्यादा होगा, ऑलवेज ये अमाउंट ज्यादा होगा। क्यों मालूम है? सुन, पहले तो जैसे जैसे समय बीतता है चीजें महंगी होती है, तो ये महंगाई के कारण बढ़ जाता है। और दूसरा, जिस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट डाला है तो प्रॉपर्टी का भाव ऐसे ही बढ़ जाता है। सोच, एक छोटा घर और एक बड़ा घर, घर का छोटे से बड़ा होना वही उसकी वैल्यू बढ़वा देता है, महंगाई भी तो बढ़ती है। मतलब गवर्नमेंट इज सो कॉन्फिडेंस से तूने जब इंप्रूवमेंट किया है तो 2001 में तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ी भी आएगी। नहीं तो सोचो कितना फनी एग्जांपल पहले मैंने लिया था कि 20 लाख है, फील कर प्रैक्टिकली होगा। 20 लाख का घर था और उसमें मैंने एक माला चढ़ाया और माला चढ़ाने के बाद मार्केट में भाव गिर गया। कोई भूत बंगले वाला माला थोड़ी था उसका मार्केट में वैल्यू उतर गया। तो सी, जिस घर में तुम इंप्रूवमेंट डालोगे तो इंप्रूवमेंट आने से मार्केट में ऐसे ही भाव बढ़ जाता है और समय बीतने से महंगाई भी तो बढ़ती है। हाँ, कोई कोई बच्चे बोलते हैं लेकिन सर आपने बोला था शेयर मार्केट का भरोसा नहीं है, शेयर्स में अगर हो सकता हमने 2 करोड़ में शेयर खरीदे थे, FMV उसकी बहुत गिर गई, लेकिन शेयर्स में इंप्रूवमेंट भी तो नहीं होता ना। शेयर्स में कुछ भी सन की अमाउंट आ सकता है। जैसे हमने ओरिजिनली खरीदा था 20 लाख में, उसका मार्केट वैल्यू गिर गया बाद में, शेयर्स में पॉसिबल, लेकिन शेयर्स में इंप्रूवमेंट होता है कभी? सी, इंप्रूवमेंट किस में होगा? घर जैसी प्रॉपर्टीज होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उसमें एक एक्स्ट्रा माला बना दिया, एक भारी चेंजेस कर दे, रूम वूम तोड़ के नया एक्सटेंशन कर दिया, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। और उनके तो भाव समय बीतने से बढ़ते ही है। इसलिए गवर्नमेंट को पूरा यकीन है कि ये विचर इज हाई के मुकाबले में FMV हायर होगा और उसमें इंप्रूवमेंट ऑलरेडी शामिल है, तो अलग से हम माइनस नहीं करने देंगे। ये रूल की तरह बना दिया, इग्नोर। बट कौन सा इंप्रूवमेंट इग्नोर मालूम है? ये 1/4/2001 के पहले वाला। टेल मी, 2001 के बाद इंप्रूवमेंट किया होगा तो हाँ, तो वो डिडक्शन में आएगा। व्हाट यू शुड इग्नोर इज 1/4/2001 के पहले वाला, क्योंकि पहले वाला हिसाब सब FMV में आ गया, लेकिन बाद में इंप्रूवमेंट हुआ है वो तो बाद में हुआ है ना, तो वो अलग से लेस करने मिलेगा। ये सब चीजें ना CA इंटर में भी पढ़ी हुई रहती है, लेकिन क्या होता है मैं फाइनल में जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जाऊंगा ना, और ये सब मैंने ऐसे उड़ाया, मालूम है इंटर में पढ़ा हुआ है, ऐसे करके पूरा टॉपिक का सत्यानाश होता है। ओके, क्योंकि सी, तुम लोग अभी ना गाड़ी में जस्ट बैठे हो और मुझे मालूम है गाड़ी किधर तक ड्राइव करनी है। बैठते टाइम तो क्या है, जोश रहता है ना, अरे चलो गाड़ी भगाओ, मजा करेंगे, लेकिन आगे ऐसे डेंजरस रास्ते आएंगे ना, तब मालूम है इंसान बेहोश हो जाता है। इससे मुझे क्या, गाड़ी का लास्ट डेस्टिनेशन भी पता है कि किधर तक जाना है
और तुम लोग भी जस्ट बैठे हो, यू माइट फील ये सब ठीक है मालूम है, लेकिन मैं अगर ये सब को उड़ा के चलो मेरे लिए तो बेस्ट है, ये सब तो मालूम है ना इंटर का, चलो मेन चीज़ पढ़ते। तो उधर मेन चीज़ में ना थोड़ा बहुत भी किसी को ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, कन्फ्यूजन ऐसा चालू होगा ना, उस वक्त मैं रिवाइंड नहीं कर पाऊंगा, उस वक्त मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इससे अगर कोई चीज़ तुमको आती हुई है फिर भी पढ़ा रहा हूँ ना, देर इज सम रीज़न, बिकॉज मुझे भी तो पता ही है ना क्या आता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ बिकॉज आई नो उसका कुछ हाई लेवल के ऊपर कनेक्शन आने वाला है। तो सी अपना बेसिक्स समाप्त हो गया। बेसिक्स में ये फ्लो चार्ट के साथ मैंने 5 नोट्स बताई थी। नोट 1 कैपिटल एसेट का डेफिनेशन मिसेस जीएस वाला। नोट 2 ट्रांसफर का डेफिनेशन, सरक तू मैं क्यों सर को। नोट 3 शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है, कभी कभी 1 ईयर कभी कभी 2 ईयर्स। फिर नोट 4 परचेज बिफोर 1/4/2001 हुआ तो एक्चुअल कॉस्ट एफएमवी विच इज हायर कर लो। और लास्ट नोट था इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 का है तो 1/4/2001 के पहले का तो इग्नोर ही कर दो। ओके तो ये अपना है ना बेसिक समाप्त हो गया। अब सेक्शन वाइज चालू होगा। अब देखो सेक्शन वाइज चीज, इतने सारे सेक्शंस पढ़ने याद करने। अब तुम लोग ही सोचो ना, अगर मैं तुम्हारा बेसिक्स ऐसे उड़ा दूं और इतना बड़ा सफर तुमको मैं एक्सपेक्ट करूं मस्त एकदम कॉन्सेप्चुअली है, बेस बिगड़ जाएगा पूरा। इसमें से कितने सारे सेक्शन तुम लोग ने इंटर में देखे भी नहीं थे, कुछ कुछ था लेकिन बहुत कुछ नहीं भी था। और सी मैं तुमको एक बात का गारंटी देता हूं, हर लेक्चर इधर आने का मेरे सामने, हर लेक्चर, और जो लोग वीडियो लेक्चर वाले आ नहीं पाते लेकिन हर लेक्चर रिवाइज करके बैठने का, हर लेक्चर रिवाइज एंड कम, और जो होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज डू द होमवर्क एंड कम। आई गारंटी यू पूरा सेक्शन मुंह पे बाहर होगा। ओके तो स्टार्ट करते। पहला सेक्शन क्या है 45(1). दिस सेक्शन इज कॉल्ड बेसिस ऑफ चार्ज, और इधर ईयर ऑफ चार्ज के बारे में भी लिखा है। सी बेसिस ऑफ चार्ज मतलब क्या मालूम है, ये देखो ये 2 कंडीशन मैंने बताई थी ना, क्या था कंडीशन, कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए तो ही कैपिटल गेन आता है, ये तो मैंने बता ही दिया था। और इसको पता है इन लोग बेसिस ऑफ चार्ज क्यों बोलते हैं, सी गवर्नमेंट ऐसा बोलना चाह रही है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई ना तो वी हैव द बेसिस टू चार्ज यू। मीन्स फिर हमको तुम्हें चार्ज करने का बेसिस है, बेसिस मतलब राइट है। ये तो क्या पब्लिक गवर्नमेंट पे उंगली उठाती है, ऑन व्हाट बेसिस, किस बात का टैक्स मांग रहे हो, किस बात का टैक्स मांग रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी देख तेरे पास कैपिटल एसेट है और तूने ट्रांसफर किया मतलब उसको बेचा है, पैसा कमाया है ना, दैट इज द बेसिस ऑन विच वी आर चार्जिंग यू। सो इन शॉर्ट बेसिस ऑफ चार्ज मतलब वो कंडीशन ही जो मैंने तुमको पहले पढ़ाई थी, ये सेक्शन 45(1) में लिखा है। ओके अब इस सेक्शन में ये भी लिखा है कि किस ईयर में तेरे को टैक्स मारेंगे। सी जैसे ही कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ, ये जोड़ी जमी तो कैपिटल गेन तो आएगा, लेकिन किस ईयर में टैक्स आएगा उसके लिए सी आंसर दिस। मान लो मैंने प्रॉपर्टी बेची 2022-23 में, पैसा मिला 25-26 में, प्रॉपर्टी बेचा 22-23 में, पैसा मिला 25-26 में, तो टैक्स कौन से ईयर में आएगा, जब पैसे मिलेंगे तब। सी पैसे मिलेंगे तब, वो तो रिसीट बेसिस होता है, लेकिन यही सेक्शन 45(1) में लिखा है कि हम रिसीट बेसिस पे टैक्स नहीं मारेंगे, ट्रांसफर बेसिस पे। जैसे ही तेरा एसेट का ट्रांसफर हुआ, तेरा कैपिटल गेन बुक हो चुका है, टैक्स उसी साल में आएगा। तो मेरे एग्जाम्पल में देखो 2022-23 में मैंने प्रॉपर्टी बेच दी थी, मतलब ट्रांसफर हो गया था, रोकड़ा कब मिला 25-26 में मिला, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हम 25-26 में नहीं टैक्स मारेंगे, हम तो 22-23 में मारेंगे। कि तुझे पैसे लेट मिले तेरी प्रॉब्लम है, तू तड़प तेरे पैसों के लिए, हम क्यों तड़पे टैक्स के लिए। हमारे लिए तो जिस साल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कैपिटल गेन का जन्म हो गया। टेल मी कैपिटल गेन का जन्म हुआ कब मानते, ये देख कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, तो मतलब कैपिटल गेन जन्म तो ले लिया है और जन्मते ही टैक्स चाहिए, इंग्लिश में अक्रूवल बेसिस। तो जैसे ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ तेरा गेन बुक हो चुका है, हमको हाथों हाथ टैक्स चाहिए। को बोला नहीं सर पैसे मिले ही नहीं अभी तक, अरे नहीं मिले तो तू तड़प, हमको टैक्स के लिए तड़पा मत, हमको टैक्स तुरंत चाहिए। इन शॉर्ट ये देखो इधर इक्वेशन है, ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। इसको ऐसा ही बोल सकते हो, टैक्स इज ऑन अक्रूवल बेसिस, ट्रांसफर होते ही
टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें है ना 4 एक्सेप्शंस है जिसमें टैक्स विल बी ऑन रिसीट बेसिस, और वो 4 एक्सेप्शन देखो क्या है, सीसीडीजे, सीसीडीजे, दीज आर द 4 केसेस जिसमें टैक्स विल बी ऑन रिसीट बेसिस। तो अभी डाउट क्या आएगा, सर इधर ऐसा क्यों रिसीट बेसिस पे, ये अभी पढ़ाना मुमकिन नहीं है। ये जो सीसीडीजे का तो मैं फुल फॉर्म भी नहीं बोलूंगा अभी मैंने खाली अनाउंस कर रखा है ताकि क्या है बार बार रिपीट करते रहे, बार बार रिपीटेड रिमाइंडर होगा, सीसीडीजे को छोड़, सीसीडीजे को छोड़। अब है क्या सीसीडीजे, सर वक्त आने पे पढ़ाएंगे, अभी से ढिंडोरा क्यों पीट के रखना पड़ता है ताकि मेमोरी में बैठ जावे। और सी अभी मैं बताना भी चाहूँ ना, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द लॉजिक कि इधर रिसीट बेसिस पे क्यों, और वैसे भी ये मेरे आने वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसमें अभी घुसो मत, खाली माइंड में रखो कि 4 एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब में केस में कैसा है, ईयर ऑफ टैक्स इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो बस 45(1) में इतना ही लिखा है, एक तो बेसिस ऑफ चार्ज और एक ईयर ऑफ चार्ज। ओके, ये 45(1) समाप्त हो गया। ओके, फिर लुक हियर 45(1)(a, दिस सेक्शन इज स्पेशली मेड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल एसेट। देखो बताओ, आज अगर एसेट को आग लग जाए, जल के राख हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, तो उसमें कैपिटल गेन्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब सीन समझा ना, क्या एसेट जल के राख हो गया, बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से भारी पैसा मिला है, तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो उसका कैपिटल गेन आना चाहिए कि नहीं? तो सुनो, अभी देखो धीरे धीरे तुम्हारा फंडा का रिपेयरिंग करूंगा। मैं कभी भी तुमको पूछूंगा ना कैपिटल गेन्स आना चाहिए कि नहीं, ऐसे तुक्का मत मार। ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ चेकिंग द कंडीशन, बिकॉज अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देन ओनली गवर्नमेंट हैज द बेसिस टू चार्ज यू। तो मैंने तुम्हारे सामने यही सवाल पूछा ना, एक एसेट जल के राख हो गया, कैपिटल गेन्स आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ही गैस वर्क से आंसर नहीं देने का, कंडीशन चेक कर। क्योंकि आज कोर्ट के सामने भी कोई केस खड़ा होता है ना, कोर्ट कैसे डिसीजन देती है ये चेक करती है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी ना, तो उन लोगों का जजमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट हैज द बेसिस टू चार्ज। ये इक्वेशन इधर ही तो था, बेसिस और चार्ज में, है ना? तो चेक करो, एक एसेट आग लगी, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कैपिटल एसेट तो था वो, बट उसको ट्रांसफर नहीं बोल सकते। एसेट का डिस्ट्रॉय होना इज नॉट अ ट्रांसफर। सी मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम लोग इंटर की मेमोरी को डिलीट करो, पूरा 0 से बढ़ोगे तो फंडामेंटली एकदम क्लियर होगे। तो मैं एक चीज का गारंटी देता हूं, बंदा फंडामेंटली स्ट्रांग होगा। ओके, तो सी ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं होगा। ट्रांसफर नहीं है क्यों बोला? सी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ये देख, अपनी चीज पराई हो जाए। मैंने अपना मीनिंग बता था, इधर देखो, चेंज इन ओनरशिप होना चाहिए। जब अपनी चीज पराई हो जाए तब उसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो टेल मी, जब एसेट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वो तो अपना भी नहीं रहा, किसी और का भी नहीं रहा, वो तो चल बसा। लेकिन ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ये देखो, एसेट एग्जिस्ट करना चाहिए, ओनर बदलना चाहिए। देख, चेंज इन ओनरशिप लिखा है ना, इसका मालिक पहले मैं था, अब कोई और मालिक है। एसेट मस्ट एग्जिस्ट, ओनर शुड चेंज। ओके, लेकिन अगर एसेट ही खत्म हो चुका है तो फिर ना वो अपना रहा ना किसी और का रहा, तो ट्रांसफर नहीं होता है। ये है ना, झगड़ा हुआ था वानिया सिल्क मिल्स के केस में। एक वानिया सिल्क मिल्स नाम की कंपनी है, उधर भारी आग लगी थी और इनकम टैक्स वालों ने कैपिटल गेन चेप दिया। कैसे? इंश्योरेंस क्लेम माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट के बदले इंश्योरेंस क्लेम माइनस कॉस्ट, ऐसे कैपिटल गेन्स का टैक्स चेप दिया। किस पे? वानिया सिल्क मिल्स पे। ये देखो नाम कैसा है, वानिया, वानिया बोलते हैं ना, वानिया, ऐसे वानिया सिल्क मिल्स। भारी आग लगी थी, और पता है वानिया सिल्क मिल्स को गुस्सा है, इनकम टैक्स वाले टैक्स मार रहे, उन लोग केस कर लिए, इस पे तो टैक्स आना ही नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला बराबर है, इट इज नॉट अ ट्रांसफर, तो इस पे कैपिटल गेन आना ही नहीं चाहिए। लेकिन पता जो केस चल रहा था ना, किसी बंदे ने ये पॉइंट रेस किया, जब कोर्ट में केस चल रहा था ना, किसी बंदे ने ये पॉइंट रेस किया, सुप्रीम कोर्ट साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप बोल रहे हो ट्रांसफर नहीं है,
आप ट्रांसफर का डेफिनेशन देखो, उसमें सरक के अंदर ई क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल एसेट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोले वाले में, अरे भोंदू जरा इंग्लिश पढ़ ध्यान से, लॉ में ये नहीं बोला है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल एसेट। एसेट खत्म नहीं होना चाहिए, एक से एक्सटिंग्विशमेंट समझता खत्म होना, तो एसेट नहीं खत्म होना चाहिए, एसेट में साडा हक खत्म हुआ है, साडा हक खत्म हुआ है, लेकिन एसेट जिंदा रहना चाहिए। सी ये ई का फुल फॉर्म क्या है उनमें, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन एन एसेट, मीन्स किसी एसेट में तेरा हक खत्म हो गया, लेकिन एसेट ही खत्म हो गया तो इधर भी नहीं बैठता है और ट्रांसफर ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मुझे ज्यादा बहस नहीं पसंद है, हमने कह दिया, मतलब कह दिया, क्या कह दिया, ये ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। और वानिया सिल्क मिल्स वो केस जीत गई, उसकी जीत हुई ना, फाइनेंस मिनिस्टर को सदमा पहुंचा, पूरा इनकम टैक्स वाला शौक में था। पता है क्यों, क्योंकि एक्चुअली वानिया सिल्क मिल्स तो इससे अच्छा खासा कमाई कर लिया था, इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला था उसके मुकाबले जो प्रॉपर्टी जल के राख हुई उसकी कॉस्ट कम थी, प्रॉफिट अच्छा आ रहा था। फिर पता है इनकम टैक्स वाले क्या सोचे, हमारे सामने कोई कमा के गया और हम उसको टैक्स नहीं मार पाए, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव द बेसिस टू चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब उनको क्या, हमारे सामने कोई कमा के चला गया और हम उसको टैक्स ही नहीं मार पाए, और टैक्स नहीं ना मार पाने की मजबूरी क्या थी, वी डोंट हैव द बेसिस टू चार्ज, तो मतलब अपना बेसिस थोड़ा वीक है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, ये बेसिस वाले सेक्शन को नहीं चेंज किया, एक अलग सेक्शन बाजू में खोल दिया 45(1)(a, उसमें क्या बोला, डिस्ट्रक्शन इज एन एक्सेप्शन, इधर डिस्ट्रक्शन होते ही वी हैव द बेसिस, इवन दो टेक्निकली इट इज नॉट अ ट्रांसफर, स्टिल कैपिटल अगेंस्ट चाहिए हमको, मतलब डिस्ट्रक्शन खुद एक अलग बेसिस बन गया। तो फिर ये बेसिस क्या है, ये जनरल है, इन जनरल व्हेन डू वी हैव द बेसिस टू चार्ज यू, only if there is a capital asset, only if there is a transfer, but destruction is a new base for us, if there is a destruction and if it is of a capital asset, capital gain आएगा ही। कोई बोला ट्रांसफर नहीं है, भाड़ में जाने दे, नहीं होने देना, वो ट्रांसफर होना चाहिए, होना चाहिए, वो तो 45(1) में लिखा है, ये नया सेक्शन है तो नया सेक्शन ही खोल दिया। बोले ये सेक्शन का जन्म क्यों हुआ था, उसके पीछे जड़ थी इनकम टैक्स वालों की हार इन दी केस ऑफ वानिया सिल्क मिल्स, वो हारने के बाद उन लोगों को प्रूव करना पड़ा, मतलब उन लोगों को सेक्शन खोलना पड़ा, यार ये हार में तो, और सी इन लोग सुप्रीम कोर्ट को रॉन्ग नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह पे सही फैसला सुनाया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस वक्त तो सेक्शन 45(1) ही था और वो हिसाब से उनका जजमेंट राइट था, लेकिन इनकम टैक्स वालों को पेट में क्यों दुखा कि हमारे सामने कोई कमाए और हम टैक्स ना मार पाए, ये तो हमारे लॉ में कमी है, इससे एक सेक्शन खोल दिया, और वो डिस्ट्रक्शन के लिए रखा खाली। हाँ अब देखो कैपिटल गेन्स आएगा तो कैसे आएगा, फॉर्मेट देखना, फुल वैल्यू कंसिडरेशन में सेलिंग प्राइस की जगह इंश्योरेंस क्लेम, वो सेल प्राइस जैसे ही हो गया ना, नॉर्मली बेचते तो सेलिंग प्राइस मिलता है, इधर डिस्ट्रॉय हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। फिर बाकी सब सेम है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा निकलवाने में खर्चा लग गया, अरे इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी में कुछ खर्चा लग गया तो ट्रांसफर एक्सपेंस की तरह लेस कर देंगे। ये क्या होता है, कौवा कौवी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अभी तो इंडेक्सेशन का तो सिस्टम ही नहीं है। सी मैं इस बैच में तो इंडेक्सेशन बोल भी रहा हूँ, फ्यूचर बैचेस में तो इंडेक्सेशन वर्ड भी नहीं बोल पाऊंगा, बच्चे सोचे ये क्या बोल रहे हैं सर, इस बैच में क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं ना वो इंटर में इंडेक्सेशन का सुन के आए, इसलिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर में तो इंडेक्सेशन वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा फ्यूचर बैचेस में। लेकिन तुम लोग को बार बार बताओ इंडेक्सेशन का मगजमारी तो नहीं है, बट हाँ शॉर्ट लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द एसेट। और एक चीज, ये 45(1)(a गवर्नमेंट ने ना अपनी ग्रीड में खोला था, कौन सी ग्रीड यार, डिस्ट्रक्शन के चक्कर में भी लोग बाग इंश्योरेंस कंपनी से अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो उस पर तो टैक्स आना चाहिए ना, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखा कि कैपिटल गेन्स आएगा तो सही, ओनली इफ द डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू नरफे। नरफे कीवर्ड है, फुल फॉर्म बता दो, खाली नरफे डिस्ट्रक्शंस में ही कैपिटल गेन्स आएगा, मतलब और कोई डिस्ट्रक्शन हुआ ना तो कैपिटल गेन्स नहीं आएगा।
क्यों नहीं बताऊंगा, पहले मेरे को नरफे का फुल फॉर्म बोलने दो ना। नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, वगैरह वगैरह। आर फॉर राइट्स, दंगा फसाद हो ना, राइट्स। एफ फायर, एफ फॉर फायर। ई फॉर एनिमी अटैक, कितने लोग ई को अर्थक्वेक बोलते हैं। अरे एन में आ गया ना सब यार, इंग्लिश समझता नहीं क्या यार। एन क्या था, नेचुरल कैलामिटीज, उसमें अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, आंधी तूफान, बारिश वारिश सब आ गया, नेचुरल कैलामिटीज। आर क्या था, रायट। एफ फायर, ई फॉर एनिमी अटैक। मतलब पता है, अगर नरफे डिस्ट्रक्शन हुआ ना तो ही कैपिट अगेन कंप्यूट होगा। तो इसका मतलब क्या, और कोई डिस्ट्रक्शन हुआ जैसे कि रोड एक्सीडेंट, अरे रोड एक्सीडेंट में मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो ढूंढ रोड एक्सीडेंट इसमें आता है। इज इट अ नेचुरल कैलामिटी कि ड्राइवर मिस्टेक, ड्राइवर मिस्टेक। इज इट रायट, फायर, एनिमी अटैक, नो। तो रोड एक्सीडेंट नरफे में नहीं आ रहा है ना, तो उसमें कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। क्यों, अरे मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट ने सेक्शन खोला तो सही, लेकिन हर डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, खाली नरफे डिस्ट्रक्शन। वैसे गवर्नमेंट भी बहुत शानी है, उन लोग भी बहुत स्मार्ट है। उन लोगों ने क्या सोचा, सुनो, कि हम लोग टैक्स के लालच में सेक्शन तो खोल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमको लल्लू बना बना के लॉस दिखा के सेट ऑफ करके चले जाए। हमने टैक्स के लालच में सेक्शन तो खोल दिया, और टैक्स का लालच क्यों आया, इंश्योरेंस कंपनी से दबा के पैसा मिलता है बहुत बार, उसमें भी गेन आता है तो उसका टैक्स चाहिए, तो टैक्स की भूख में सेक्शन तो खोला। लेकिन इधर पब्लिक चीटिंग भी कर सकती है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। कैसे मालूम है, लोग झूठ मूठ के डिस्ट्रक्शन की कहानियां बनाएंगे कि ये हुआ था, ये स्टोरी टेलिंग तो आजकल आता है सबको। झूठी डिस्ट्रक्शन की कहानी बनाएंगे, फिर बोलेंगे हाय राम हमारा तो इतना बदनसीबी है कि इंश्योरेंस भी नहीं था, बोलो। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला जीरो, और हमारा एसेट का कॉस्ट, फिर ये देखो इधर बताएंगे जीरो, इधर माइनस करेंगे कॉस्ट। अरे ऐसा झूठा लॉस बता देंगे, जबकि डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। झूठी डिस्ट्रक्शन की कहानी बनाएंगे और बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुछ क्लेम मिला ही नहीं, इंश्योरेंस ही नहीं था, ऐसा बोल रहे। अरे डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ था, ऐसा झूठा लॉस बताएंगे। और ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट लल्लू है, लेकिन गवर्नमेंट अभी एक एक के साथ स्क्रूटिनी में बहस कहाँ करने बैठेगी, सच्ची सच्ची बोल डिस्ट्रक्शन हुआ था कि नहीं। इससे गवर्नमेंट ने ना, जो डिस्ट्रक्शन बिलीवेबल है, जो डिस्ट्रक्शन बिलीवेबल है उसी में कैपिटल गेन्स रखा है, और नरफे डिस्ट्रक्शन बिलीवेबल है, दे आर नॉट फेकेबल, दे आर बिलीवेबल, तुमको भी बिलीव होगा। जैसे एन क्या था, नेचुरल कैलामिटी। आज अगर कोई एसएससी क्लेम करे अर्थक्वेक आया था, सुनामी आया था, तो बिलीव होता है। आर क्या था, राइट्स, दंगा फसाद होता है तो सब भी न्यूज में आता है, वो भी बिलीव होता है। फिर एफ क्या था, फायर। हाँ, फायर में कोई झूठ बोल सकता है, झूठ मूठ की आग लगी बता दो, लेकिन सी फायर को गवर्नमेंट जेन्यून मानने को तैयार है, क्योंकि मेजॉरिटी डिस्ट्रक्शन का रीजन फायर ही होता है। जितने भी डिस्ट्रक्शन होते हैं मेनली फायर के कारण ही होते हैं। अर्थक्वेक वगैरह थोड़ी रोज आता है, फायर इतना कॉमन है ना कि वो फेंक भी सकता है कोई, फिर भी उसको जेन्यून मानना पड़े। इससे चलो फायर को भी जेन्यून मान लिया, बिकॉज इट इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। एनिमी अटैक, और वो भी जेन्यून है, जैसे जम्मू कश्मीर में एनिमी लोग आ गए थे, टेररिस्ट लोग आ गए थे, कितनी तोड़फोड़ की होगी। तो ये सब डिस्ट्रक्शन जेन्यून है, उसी में आएगा। हाँ, इसमें कोई ऐसा भी क्लेम करे मुझे लॉस हुआ, सेट ऑफ कर, एटलीस्ट मन में विश्वास तो है कि फेक नहीं है ये। जैसे नरफे डिस्ट्रक्शन वाला बोले हमारे इंश्योरेंस क्लेम आया ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, तो जीरो दिखा दे, और ये माइनस करके लॉस दिखा दे, चलेगा। एटलीस्ट डिस्ट्रक्शन सच्चा तो है। कंक्लूजन देखो जल्दी, चार्ट बन रहा है। डिस्ट्रक्शन नरफे, अदर्स, अदर डिस्ट्रक्शन नो नीड टू डू द कंप्यूटेशन, ना गेन ना लॉस, कंप्यूटेशन ही नहीं होगा। और नरफे डिस्ट्रक्शन है तो कंप्यूटेशन होंगी, गेन है तो टैक्स भर, लॉस है तो सेट ऑफ कर, गेन है तो टैक्स भर, लॉस है तो सेट ऑफ कर। लेकिन इसका टैक्स मालूम है कब आता है, ये देखो जनरली टैक्स कब आता है, ईयर ऑफ टैक्स इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो इधर डिस्ट्रक्शन वाले ईयर में ही टैक्स लग जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इधर ईयर ऑफ रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, मतलब इसका रिसीट बेसिस पे टैक्स लगेगा। क्योंकि सी जब अपना एसेट डिस्ट्रॉय होता है, अपने पूरा भरोसा है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी देगी,
ये कितना देगी, कब देगी, पूरा अनसर्टन होता है और ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्या पूरा सर्वे करके जाती है, फिर क्लेम सेटल होता है और उसमें सेटलमेंट होने में पैसा आते आते देरी हो जाती है और वो जेन्युइन डील है। तो इधर गवर्नमेंट कोऑपरेट करने को तैयार है कि ठीक है चलो, हमको भी पता है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो जब पैसा मिलेगा तब टैक्स भरो। तो ये रिसीट बेसिस भी हो गया। और मैंने कहा था तुम लोग को ऐसे रिसीट बेसिस वाले कितने एक्सेप्शन है, CCDJ, तो उसमें डी खत्म हो गया, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। इधर देखो मैंने हाईलाइट भी किया, डिस्ट्रक्शन। तो ये रिसीट बेसिस पे टैक्स आता है। ओके, तो कौन सा सेक्शन खत्म हुआ है, 45(1)(a). ओके, सी इसका डाउट क्या मालूम है कि सर ये कैपिटल गेन रिसीट बेसिस पे टैक्स हो रहा है ना, तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने अपना क्लेम 2-3 साल के बाद सेटल किया तो टैक्स तो 2-3 साल के बाद आएगा। तो टैक्स का रेट कौन सा लगेगा, टैक्स रेट? अरे जब चीज टैक्सेबल होती है उन दिनों की रेट लगेगी। भले अपने लिए डिस्ट्रक्शन का हादसा पुराना हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट अपने को टैक्स कब मार रही है, रिसीट बेसिस पे। तो इन द ईयर ऑफ रिसीट जो भी टैक्स रेट्स चल रहे होंगे, जो भी स्लैब रेट्स वगैरह या भी जो भी लॉन्ग टर्म, उन दिनों के नियम से लगेगा ना। सी जब हम लोग बोलते हैं रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल, तो लॉ भी रिसीट वाले ईयर का एप्लीकेबल होगा, चाहे वो रेट ऑफ टैक्स हो कि कंप्यूटेशन के प्रोविजन हो, इट विल बी बेस्ड ऑन रिसीट वाले ईयर का लॉ। मतलब गवर्नमेंट एक्चुअली बोल ही रही, डिस्ट्रक्शन वाले ईयर में इनकम अराइज हुआ मानेंगे नहीं, ओनली व्हेन इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हाथ में आया तब बोलेंगे इनकम अराइज हुई और तब टैक्स भरना। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। ओके, तो 45(1)(a) समाप्त हो गया। फिर लुक हियर, इसके बाद है ना ये दो जैसे जैसे कुछ हो रहा है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 45(1) खत्म, 45(1)(a) खत्म। अब है ना 45(1)(b) ये लास्ट में लेना पड़ता है, चीज ही कुछ ऐसी है, इसका टाइमिंग अभी नहीं, इसका वक्त आया नहीं है अभी। फिर 45(2) में अभी ले सकता था, लेकिन अभी अपने यहाँ जितना टाइम है ना उतने में 45(3) हो पाएगा। ओके, एक सेकंड, वो टाइम क्या हुआ है, ठीक है चलो अभी ये भी पॉसिबल नहीं है, बिगड़ जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये चीज़ तुम लोग CA इंटर में भी नहीं पढ़ी थी ऐसा ये। तो ठीक है चलो, अपना आज खाली इतना ही हुआ है, 45(1) और 45(1)(a). ओके, और ये सिलसिला चलते रहेगा आगे। ओके, और तुम लोग मेरे साथ साथ हर रिवाइज इनकम की रिस्पेक्ट करो, जैसे मैं बोलने वाला हूँ रिवाइज इनकम बोलूंगा ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करके आओगे ना, आई स्वेयर पूरे सेक्शन रट जाएंगे। ओके, तो सुनो ध्यान से, रिवाइज इनकम प्लीज, रिवाइज इनकम अंडरलाइन प्लीज।